Good afternoon. Welcome on this workshop for parents. Ideally recommended for parents who have children under 5 years, but even those parents who have their children little grown up can, of course, attend this workshop, listen to the concepts, and make the best use of it. I call it Begin Right series of workshops, level 1, Begin Right. First steps of conscious parenting for the academic orientation of children. In this whole series, I'm strictly going to talk about the academic orientation of the child and the factors associated with it. बच्चे की पढ़ाई और उससे संलग्न जो दूसरी बातें हैं उनके बारे में बात होगी इस पूरी वर्कशॉप सीरीज में। मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स बोलूंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका जो मैसेज है वो समझ सकें। I would want all of you to close your eyes. आंखें बंद कर लीजिए और अपनी जिंदगी के उस पल में पीछे जाइए। Go back to the moment when your little one entered this world. जब आपका बच्चा पैदा हुआ उस क्षण का अनुभव फिर से एक बार कीजिए। मदर्स, गो बैक टू द लेबर रूम जहां पे अनगिनत दर्द और तकलीफ सहने के बाद आपके गोद में आपका नन्हा सा लाडला रखा गया और आपकी पहली नजर जब उस पर पड़ी तो कौन सी भावनाएं उमड़ आई? When you lay your eyes on your child for the first time, what were your emotions? Relive those emotions. And fathers, remember the restless moving in the corridors or wherever you were there in the world when your better half was putting her life on stake to get your little one in the world. पापा लोग, आप जहां पे भी थे उस वक्त, या हॉस्पिटल के कॉरिडोर में घूमते या अपने काम में अटके जहां पे भी, जब आपकी जीवन संगिनी आपके नन्हे मुन्ने को इस दुनिया में लाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही थी, वो क्या फीलिंग थी जब सबसे पहले आपने अपने बच्चे को गोद में लिया था? वो क्या प्रॉमिस थी जो आपने अपने आप से की थी आपके बच्चे को लेकर के? एक बार फिर से वो पल जी लीजिए। इस पूरी वर्कशॉप सीरीज का ये पल बैकबोन रहेगा। जो सुकून आपको मिला, द वार्मथ एंड द सूद and the tears and the smiles of this moment will be the backbone of this entire workshop. हमारे बच्चे हमारी सबसे कीमती नेमत है। उनके सुख के लिए हम बहुत झेलते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि वो खुश हो, उनको दुनिया की सारी खुशियां मिले और उसके लिए जो और जितना कर सकते हैं उतना हर माँ बाप हमेशा करते हैं। We try to give our best so as to make the life of our little ones beautiful, happy, and successful.
बच्चे की पढ़ाई के बारे में जैसे मैंने कहा, इस पूरी सीरियल में सेंटर पॉइंट रहेगा बच्चे की पढ़ाई, और उससे लगे हुए बाकी बातों के बारे में हम बात करेंगे। बट द सेंट्रल थीम ऑफ द होल वर्कशॉप इज एकेडमिक ओरिएंटेशन ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की पढ़ाई को कैसे अच्छा करें। अब बच्चे की जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, उसे हम बर्डन बनाना चाहते हैं या फन बनाना चाहते हैं। जबरदस्ती की हुई कोई बात है या बच्चा उसमें से मजे उठाए। तो जब पढ़ाई कंपलसरी और स्ट्रक्चर्ड होती है, ये पढ़ना ही है और इसी तरह से पढ़ना है, दिस इज कंपलसरी एंड इट हैज टू बी लर्न्ड ओनली इन दिस फैशन, स्टडी बिकम्स बर्डन। और जो बच्चा खुद से पढ़ता है, अपनी नैसर्गिक क्षमताओं से पढ़ता है, द चाइल्ड हु लर्न्स वॉलंटरीली एंड नेचुरली, he is the one who draws a lot of fun from his work, from his studies. तो आप क्या चाहेंगे आपके बच्चे के लिए? पढ़ाई एक बोझ बने या पढ़ाई एक मजे बने? Of course, we would want education to be fun for our child and never a burden. जब बच्चे की एकेडमिक ओरिएंटेशन की बात होती है, तो हमारे पहले इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में भी हमने देखा कि एजुकेशन क्या है। सिर्फ स्कूल, कॉलेज, एग्जाम, मार्क, कोई डिग्री ले ली, फिर कोई जॉब ले ली या बिजनेस किया, और एक अपने जीने के लिए एक कोई रास्ता बना लिया और उसमें खुश हो गए। क्या पढ़ाई के मायने इतने ही है, या पढ़ाई के मदद से इंसान को कोई नॉलेज लेनी है, उसमें जो निहित संभावनाएं हैं, व्हाट ही हैज इन हिमसेल्फ, उसकी जो क्यूरियोसिटी है, ऑब्जर्वेशन है, उसको एक्सप्लोर करना है, उसे और पढ़ना है, लगे रहना है अपनी पसंदीदा सब्जेक्ट पर, और फिर कुछ अचीव करना है और खुश होना है, सेटिस्फाइड होना। So definitely all of us will agree that education is not purely a means of survival, though it is an important role what education plays. कि पढ़ के इंसान जो भी बनता है अपने लिए एक जीवनी बना लेता है, लेकिन सिर्फ उतना मकसद नहीं है पढ़ने का। लेकिन सिर्फ अगर हम मजे लें तो फिर जिए कैसे? तो दोनों कर सकते हैं हम। Can we make it as our means of survival, and along with that, can we actually achieve and draw content? And then the answer is yes. अगर हम सही तरीके से पेरेंटिंग करें बच्चों की, सही तरीके से उनकी एकेडमिक ओरिएंटेशन करें, तो हम उनके लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं और उन्हें बहुत खुश और कामयाब दोनों बना सकते हैं। ये पूरी सीरियल उसी पे निर्धारित है। तो क्या करें? Definitely all parents will say that yes, we want our child to be successful and we also want him to be very happy. तो क्या करें? देखते हैं एक एक करके। ये बात हमने हमारी ओरिएंटेशन में भी देखी कि हर बच्चे की अपनी एक जगह है, उसका अपना एक चेहरा है, जिसे वो कभी कभी या काफी बार ढकते रहता है। The child masks his original personality due to various external factors. And our job as a parent is to try and identify his original personality and try to give him the place for which he is born. जिस काम के लिए इस दुनिया में आपका बच्चा आया है, उसे वो काम करने के लिए या उसे उस जगह पे, उस मकाम पे पहुंचने के लिए मदद करना is parenting. Help the child find his right slot where his passion draws him. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये वर्कशॉप जो आज की है, वो ज्यादातर फोकस्ड है when you have your child in the age group of 0 to 5.
5 साल के अंदर जो बच्चे हैं, तो पहले 5 साल में सबसे जरूरी अगर कुछ है तो आपके बच्चे के साथ एक ट्यूनिंग, एक बॉन्डिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है पहले 5 सालों में। बच्चे को ये फील होना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा मेरे दोस्त हैं, मेरे अपने हैं, मैं उनके साथ कुछ भी साझा कर सकता हूँ। सो शेक हैंड्स विद योर चाइल्ड, give him that most cozy, comfortable, friendly feeling. Create an eye to eye contact and pass a lot of love through eyes. आपकी आंखें सबसे ज्यादा बोलती है, तो आपकी आंखों से बच्चों से बातें करें, बहुत ज्यादा एंजॉय करें उनकी छोटी छोटी बातों को। दिल खोल कर आपका बच्चा हंसे, बहुत मजे करे, खेले कूदे, and give that perfect friendly feeling to the child. क्योंकि जो बच्चा इमोशनली सिक्योर्ड है, आज पूरी दुनिया में इमोशनल सिक्योरिटी के बहुत चर्चे हैं, that when a child or when an adult behaves abnormally, if we dig back into his childhood, he has been emotionally insecure. बचपन में जिस बच्चे को यह एंजाइटी रही होगी कि मेरा कोई नहीं, या मेरी अच्छी देखभाल नहीं हो रही है, या मेरे पेरेंट्स मुझे इग्नोर कर रहे हैं, वो बच्चा टैंट्रम्स करता है टू सीक अटेंशन, और उसके लिए वो किसी हद तक जा सकता है। तो जिस बच्चे के इमोशनल क्वेश्चंस अच्छे से डेवलप हो गए हैं, और ये इमोशनल क्वेश्चंस पहले 5 साल में ही डेवलप होने चाहिए, और वही बच्चा पढ़ाई में अव्वल परफॉर्म कर सकता है। एक आध बच्चा बहुत होशियार है, लेकिन अगर वो इमोशनली इनसिक्योर है, उसके दिल में कोई एंजाइटी है, कोई डर है, तो his real colors, true colors will never come out. With his fear, with his apprehension, either he will go in shell or he will become a tantrum master. उसकी सही इंटेलिजेंस बाहर नहीं आएगी। तो सबसे पहले बच्चे को वो ब्लैंकेट देना कि मैं हूं ना, बच्चे को ये लगना चाहिए कि मैं हूं ना। तो सबसे पहले ये ब्लैंकेट बच्चे को देना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेरेंटिंग in the first 5 years, because you may give a perfectly balanced plate in front of the child. You are very conscious about his health, so you arrange a square meal which is nutritionally perfect. लेकिन अगर वो perfectly plated food is kept on the table with no company, or a servant sitting besides or standing in front of him with folded hands, और against that आपकी मम्मी आपको एक सादे से डिश में दाल चावल खिला रही है, बड़े प्यार से स्टोरीज कह रही है, हंस रही है, आपको गोद में ले रही है, तो कौन सी मील ज्यादा उस बच्चे को न्यूट्रिशन देगी? नॉट द परफेक्ट मील on the plate, it is with the emotion in which the food is given. So it does not matter what you eat, but how you eat matters a lot. अगर आप बहुत खुश होके खाना खा रहे हैं, तो सादी सी सब्जी रोटी भी आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन दे जाएगी, और फिर उस मूड में आप पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगा सकते हो। बार बार मेरी एंड लाइन होगी कि ये होगा तो पढ़ाई बेटर होगी, ये होगा तो पढ़ाई बेटर होगी। अच्छे खाने खाने के दूसरे भी फायदे हैं, बट दैट इज नॉट द थीम ऑफ आवर वर्कशॉप. So if the child eats with a heart full of joy, his plate may not be perfect. हाँ, perfect plate with a perfect ambience, definitely plus plus. But that satisfaction of eating matters a lot. बच्चा खुश होके उसका दिल भर गया है और फिर वो स्कूल गया है, डेफिनेटली उसका ध्यान ज्यादा लगने वाला है उस बच्चे के कंपैरिजन में जिसके घर में शांति नहीं, प्यार नहीं, और वो चिड़चिड़ा, थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा सा घबराया हुआ स्कूल जा रहा है. थिंक which child is going to focus better at school? The one who is emotionally secure, the one who is feeling extremely happy, will be the one who will perform at school. बच्चे की सेहत के लिए हम बहुत ज्यादा
कॉन्शियस होते हैं, वी वांट अ हेल्दी चाइल्ड, बट फिटनेस इज मोर इन माइंड देन बॉडी। मेंटली फिट है तो फिजिकली फिट आप हो जाते हो। जब भी बच्चे के आंख में आंसू आए, फॉर वॉट एवर रीजन, डोंट शाउट एट हिम, फर्स्ट हग हिम। He may be crying for a wrong reason. He may be crying for a petty reason. कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, फिर भी रो रहा है बच्चा, तो उसको 2 थप्पड़ नहीं लगाने, उसको पहले गले लगाने। बाद में समझा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उसे प्यार से गले लगाना है, उसकी छोटी से छोटी बात को सराहना है। जैसे बच्चा पहला कदम उठाता है तो घर के सारे लोग क्लैप करते हैं कि अरे बच्चा चलने लगा, चलने लगा, चलने लगा। So giving him that hug, giving him that clap, and that day won't be long when he touches the skies. बच्चा जब ऊंचा चढ़ेगा तो उसकी नींव ये कॉन्फिडेंस होगी जो उसे उसके घर से मिलती। तो हमेशा उसका साथ दे, पहले उसको सराहे, उसको ब्लैंकेट दे, और बाकी डिसिप्लिन बाद में आएगी, डेफिनेटली आएगी। अब पढ़ाई की बात हो रही है, तो पढ़ना क्या सिर्फ स्कूल में होता है? द फर्स्ट लर्निंग ऑफ द चाइल्ड स्टार्ट्स एट हिज होम। His parents, his family atmosphere is his first school. घर के संस्कार कैसे हैं? घर के लोग किस डिसिप्लिन में बिहेव करते हैं? आर दे पंक्चुअल? आर दे रिचुअस? बड़ों को कैसा सम्मान दिया जाता है हमारे घर में? It's not only about touching their feet. Every small gesture that you do with your seniors is observed by the child. And naturally he is going to behave like that. आप अगर अपने पेरेंट्स से बहुत इज्जत से बात कर रहे हो, तो उस बच्चे की हिम्मत नहीं कि वो आपसे या आपके पेरेंट्स से बदतमीजी करे। तो ये संस्कार है, ये फर्स्ट टीचिंग है, ये आप अपने बिहेवियर से और फैमिली एटमॉस्फेयर से दे सकते हैं। घर कितना साफ सुथरा रखा जा रहा है, automatically the child is going to develop discipline habits if he sees everyone in the home disciplined. खाने को कितना सम्मान दिया जा रहा है? Are we praying before the food? Are we all sitting together and respecting food, not wasting food? घर के लोग कितना काम कर रहे हैं? अगर बच्चा देखता है कि मेरी मम्मी दिन रात काम करती है, तो उसके दिल में अपनी माँ की इज्जत बहुत ज्यादा है, और उसके बाद में वो ऑफिस का भी काम करती है। When the child sees you working, the child is going to follow the same trend. तो सिर्फ उसे पढ़ाई करो कहना नहीं है, ये कह सकते हैं आप अपना काम करो, मैं मेरा करता हूँ। आपका काम पढ़ना है, मेरा काम या घर काम है, माँ कह सकती है हु इज अ होम मेकर, या मेरे ऑफिस का काम। तो आवर हाउस इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स आर हिज फर्स्ट टीचर्स। तो बच्चे को पढ़ाने के लिए जैसे हमने कहा कि सबसे पहले जरूरी है कि बच्चा कैसा है और आप कैसे हो। आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल तैयार होना चाहिए। एक कम्युनिकेशन क्या कहे कि कनेक्शन तैयार होना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप देखें कि पहले आप कैसे हो, हाउ आर यू एज अ पेरेंट। तो a few questions I will pose over here. You may note down your responses and we will draw some conclusion. और ये रिस्पॉन्स जो आपका सही में रहेगा, डोंट ट्राई टू गिव एन आइडियल आंसर, बिकॉज ideally there is nothing ideal. Every type of parent is needed in the society and every type of child is also needed in the society. तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये वाला पेरेंट अच्छा है और ये बुरा है। आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या जाती है, कौन से आंसर पे जाती है, या आप नेचुरली कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, mark that option because that will help us understand your parenting type
and then we will know what would be the best way to deal with your child. So be true, no need to be ideal what you feel. कुछ सिंपल से सवाल है. जब बच्चा क्यूरियोसिटी में कुछ पूछता है, बच्चे तो पूछते ही रहते हैं ना कुछ पूछते रहते हैं. तो बच्चा क्यूरियोसिटी में क्या पूछता है? सपोज पूछता है, वेयर डज द सन गो इन द इवनिंग? मम्मा, सूरज शाम को कहाँ पे जाते हैं, सुबह कहाँ से आते हैं? उठ पटांग कुछ भी पूछ लेते हैं बच्चे. तो उनके क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को आपका रिस्पॉन्स कैसे होता है? वेट, लेट अस अंडरस्टैंड विद द बुक. हाँ बेटा, मैं समझाती हूँ आपको. फिर बच्चा कितना भी छोटा हो, उसे समझे उस लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि सूरज शाम को कहाँ जाता है और सुबह कहाँ से आता है. आप उसको एनसाइक्लोपीडिया अगर है तो खोल के पिक्चर बता सकते हो या सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन एक्सप्लेन करने की आपकी टेंडेंसी है कि हाँ बच्चा, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. दूसरा, पागलों जैसे सवाल मत पूछो, या स्कूल में जाके टीचर से पूछो, मुझसे मत पूछो. डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन, स्टूपिड क्वेश्चन. आई एम बिजी विद माई वर्क. ये आपका स्टैंड है. तीसरा, आस्क योर टीचर, मुझसे मत पूछो. और चौथा, आप ध्यान ही नहीं देते. बच्चा पूछ रहा है, मम्मा सूरज सूरज कहाँ जाता है, 2 बार 4 बार पूछेगा. आप अपने काम में मग्न है. यू आर बिजी विद योर ओन वर्क, सो यू इग्नोर. You don't even pay heed to such questions. What will be your response for such a question? Mark your answer in your mind or in a book if you want, because that will help us find your parenting time. अब कभी कभी बच्चे एकदम अचानक कुछ ऐसा स्टैंड ले लेते हैं कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना, और अब मुझे स्कूल नहीं जाना, कुछ भी. आई विल नॉट गो टू स्कूल नाउ मम्मा, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल. सडनली इस तरह के कुछ अनप्रेसिडेंटेड स्टांसेस है, अनएक्सपेक्टेड, अचानक बच्चा कुछ कर जाता है, तो उसके लिए आपका रिस्पॉन्स कैसे रहेगा? आप समझने की कोशिश करते हैं कि कल तक जो बच्चा स्कूल में जा रहा था वो आज अचानक ना क्यों बोल रहा है. उसके फ्रेम में जाके समझने की कोशिश करते हैं और फिर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है तो स्कूल तो जाना ही है, आज नहीं तो कल. एक दिन आप बंक कर सकते हो, लेकिन कल तो जाना है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन फाइंड सम सॉल्यूशन दैट कन्विंसेस द चाइल्ड, कि बच्चा भी मान जाए कि चलो ठीक है, मैं जाऊंगा स्कूल. ये आपका रवैया रहता है? या आप उसको 2 थप्पड़ लगा के कुछ नहीं, कुछ भी उठ के करते करते रहता है, उसको आप स्कूल बस में पटक देते हो, भले वो रोए, 10 मिनट रोएगा फिर जाएगा स्कूल. यू हैव टू गो, नथिंग डूइंग. डोंट मेक स्टूपिड प्रैंक्स. फिर तीसरा है, आप बड़े प्यार से बोलते हो, अच्छा नहीं जाना चाहते स्कूल, ओके बाबा, नो प्रॉब्लम. ये सोच के कि शायद वो कल जाएगा, 2 दिन 3 दिन कुछ करते ही नहीं, आप एकदम आसानी से मान जाते हैं. और चौथा, आप बोलते हैं योर लाइफ योर प्रॉब्लम, नन ऑफ माई बिजनेस. नहीं जाना चाहते स्कूल, मत जाओ, छोड़ो, क्या होगा, बर्तन मांजोगे. ध्यान ही नहीं देते. यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट हिज फीलिंग्स, हिज एप्रीहेंशंस, वॉट एवर. यू आर सो बिजी विद योर वर्क. तो आपका रिस्पॉन्स कैसे रहता है? तीसरी सिचुएशन, आपने छुट्टी ली हुई है, यू आर ऑन अ लीव. तो आप अपने बच्चे के साथ छुट्टी के दिन में क्या करते हो आमतौर पे? जनरली हाउ यू स्पेंड योर डे व्हेन यू आर ऑन लीव? यू हेल्प हिम फिनिश हिज वर्क, जो भी है, थोड़ा बहुत काम है, कुछ उसके डाउट्स है कि चलो बच्चा आज मैं फ्री हूँ, अगर कुछ सब्जेक्ट है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लेट अस ट्राई एंड फिनिश इट टुगेदर, और बाद में मजे करते हैं, शाम को कहीं घूमने जाते हैं. या सुबह चलो आपकी ये टेबल अच्छी अच्छी तरह से करनी है, स्टडी टेबल अरेंज करनी है, कपड़े की कपड़ अरेंज करनी है, कुछ काम आपके सॉर्ट आउट करने हैं, फिर शाम को एंजॉय करेंगे. आप बिल्कुल उसको लेके बैठते हो कि तुम्हारी वजह से मैंने छुट्टी ली है, सारा होमवर्क पेंडिंग है,
स्कूल से नोटिस आ गया है, एग्जाम सर पे, चलो बैठो और सारा काम खत्म करो फटाफट, ये आपका रवैया रहता है। या तीसरा, आप बस बच्चे से बोलते हो कि पढ़ाई बड़े, अगर बच्चा बोल भी रहा है कि थोड़ी हाँ बाद में कर लेना, चलो अभी एंजॉय करते हैं पूरा दिन, once in a while I have taken a holiday, forget about that, let us enjoy। और दूसरा, आपके गिनती में ही नहीं है कि आपका एक बच्चा है, आपने छुट्टी अपने लिए ली है और अपने काम या आपकी अपनी जो रूटीन है वो आप करते रहते। I've taken a holiday for my own leisure or for my own work. Your child is not your counting at all. उसको जो करना है करने दो, मुझे बाहर जाना है दोस्तों के साथ, या मुझे फलाना काम करना है, या मुझे घर पे सोना है पूरा दिन, इसलिए मैंने छुट्टी ली हुई है। ये आपका स्टैंड है। फिर कभी एक आपका नेबर आता है और कंप्लेंट करता है आपके बच्चे की, उसने किसी को मारा है या झगड़ा किया है या मिसबिहेव किया, तो आप दोनों साइड समझ लेते हैं नेबर का क्या कहना है, आप अपने बच्चे को भी बोलने का मौका देते हैं, और फिर आपको जो अच्छा लगे, हो सकता है कभी आप अपने बच्चे को डांटे, या कभी आप अपने नेबर से कहे कि नहीं नहीं, उसके वो ऐसे जानबूझ के नहीं कर सकता, आई एम सॉरी बट आई स्टिल स्टैंड बाय हिज साइड। नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम यू हैव टू स्टैंड बाय द नेबर्स साइड एंड हिट योर चाइल्ड, कभी कभी आपका बच्चा भी सही हो सकता है। या दूसरा, नेबर आया है, कुछ सोचे समझे बगैर आप बच्चे को दो चढ़ा देते हैं और बोलते हैं नेबर को, देखिए मैंने उसको मार दिया, डांट डपट दिया, फिर से नहीं होगा। यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द केस। या तीसरा, आप बच्चे से पूछते नहीं, नेबर को सॉरी बोल के माफी मांग देते हैं, नहीं 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 गलती हो गई, उससे गलती हो गई, माफ कर दो, मैं उसको समझाऊंगा, कोई बात नहीं। यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर रियली योर चाइल्ड वाज रॉन्ग और नो, यू जस्ट कवर हिम कि नहीं 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 गलती हो गई, गलती हो गई, छोड़ दो। या चौथा, आप बच्चे को ला करके नेबर के सामने खड़ा कर देते हो, देखो ये बच्चा है एक, आपको, आप डिसाइड करो, मुझे बीच में मत घसीटो। आप निकल जाते हो वहां से, आपको बच्चे से बात करनी है बात करो, उसको मारना है मारो, जो करना है करो। डोंट टेक अ पार्ट इन द होल स्टोरी। व्हाट इज योर स्टैंड व्हेन सच अ सिचुएशन कम्स? अब काम से थक के घर आए हो और बच्चा रो रहा है आपके लिए, पूरा दिन वो बच्चा अपनी दादी माँ नानी माँ या अपने वो जो केयर टेकर है उनके साथ रहा है, और आपके ऑफिस से घर आने का समय है, तो अब बच्चा रो रहा है आपके लिए, द चाइल्ड इज बिटरली क्राइंग फॉर यू हैव रिटर्न टायर्ड फ्रॉम योर वर्क, आप भी बहुत थके हुए हो, तो आप उसको 2 मिनट के लिए लेते हो, पैसिफाई करते हो, अच्छा बच्चा करते हो, और फिर आप उसे कहते हो कि मैं अभी 10-15 मिनट में फ्रेश होके आता हूँ, आती हूँ, फिर हम लोग खेलते हैं। दूसरा, उसको गोद में लेने के बजाय आप उसको डांटते हो कि देख नहीं रहे हो मैं कितना थक के आया हूँ, पूरा दिन ऑफिस में मच मच हो गई, और घर घर पे आया नहीं तो आप रोना शुरू कर देते हो, रुक नहीं सकते 5 मिनट, फुल डे रहे और 10 मिनट रह नहीं सकते, मैं कितना थका हुआ हूँ, चुपचाप बैठे रहो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। तीसरा, आप अपनी सारी प्रायोरिटी साइड में रख के बच्चे को गोद में लेते हो, आप थके हुए हो, भूख लगी है, आपको फ्रेश होने की जरूरत है, लेकिन नहीं, आप वो पूरा साइड में रख के बच्चे को ही एंटरटेन करना शुरू करते हो, और आप इग्नोर करते हो बच्चे को, कुछ ना बोलते हो ना कुछ, वो रोता है फिर अपने आप उसका रो रो के दिल भर जाता है, तो फिर खेलने लगता है या कोने में जाके सो जाता है। आप अपना रूटीन कैरी करते हो, घर आके अब मुझे नहाना है, मुझे ये करना है, मुझे खाना बनाना है, मैं कहाँ इस बच्चे के पीछे पीछे पड़ूं। सो व्हाट इज योर स्टैंस ऑन दिस? तो ये हो गए आपके रिस्पॉन्सेस। अब इस पे से वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई योर पेरेंटिंग टाइप ग्रॉसली। जरूरी नहीं कि आप 100% टाइम सिमिलर बिहेव करें, देयर इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन पेरेंटिंग, कि कभी कभी आप ऐसे हो कभी कभी आप वैसे हो, लेकिन अब ज्यादातर कैसे? अगर आप बच्चे की प्रॉब्लम समझते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, दो
दो पॉइंटर्स होते हैं, वार्मथ एंड कंट्रोल। दोनों बहुत जरूरी है पेरेंटिंग में। आपको बच्चे के लिए कितना प्यार है और आप बच्चे बच्चे को कितनी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, शासन अनुशासन लगा सकते हैं, अनुशासन दे सकते हैं, और आपके दिल में बच्चे के लिए कितना प्यार है। तो जिनको हाई वार्मथ है, बच्चे की प्रॉब्लम्स उनको समझ में आती है बच्चे के लेवल पे, कि एक आध बच्चा अगर कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो इट कुड बी एज पेटी एज उसको स्कूल बस में विंडो सीट नहीं मिल रही है, या उसके किसी स्कूल टीचर ने उसको यूं ही डांटा है। तो यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑन द लेवल ऑफ द चाइल्ड, बट यू डोंट लेट हिम बिहेव एज ही वांट्स। आप उसको मना के उसके सॉल्यूशन निकालते हो, तो आपका कंट्रोल भी अच्छा है और आपके दिल में उसके लिए प्यार भी बहुत है। तो अगर आप प्रॉब्लम समझते हो और उसको एक आप अच्छा सा सॉल्यूशन भी देते हो और बच्चे को मनाते हो, तो दिस टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज कॉल्ड एज authoritative parenting. You are an authoritative parent with high warmth and high control. प्रॉब्लम को समझना और बच्चे को समझा बुझा के एक सॉल्यूशन निकालना। फिर दूसरा है लो वार्मथ। जैसे कि हमने भी देखा कि नेबर ने बोल दिया कि आपका बच्चा मस्ती करे, ये उसको दो छापड़ मार दिए। या अगर बच्चा बोल रहा है स्कूल नहीं जाना, नथिंग डूइंग, उसका बैग उठाया, उसको उठाया, स्कूल बस में पटक दिया। मेरा दिमाग नहीं खाना, स्कूल में नहीं जाओगे कि तो क्या बर्तन मांजोगे? जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप चुपचाप से कहो, आई नो बेटर, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैंने दुनिया देखी है, तुम्हें क्या समझ आ रहा है? चुपचाप जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो। इस टाइप के लो वार्मथ है और हाई कंट्रोल है। एक्नोलेजमेंट, एम्पैथी, सिंपैथी नहीं है बच्चे के लिए। और कंट्रोल तो बहुत करना है, रिंग मास्टर जैसे। जैसे कि बच्चा कठपुतली है आपके हाथ की, और जो आप कह रहे हैं वही उसको करना है, उसको कुछ अक्ल नहीं है। इस टाइप के पेरेंट्स होते हैं। दैट इज अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग पहले थे अथॉरिटेटिव। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे जाके हम ये नाम यूज करेंगे। फिर तीसरा एक टाइप है जिनकी बहुत ज्यादा वार्मथ है बच्चे के लिए, बहुत ज्यादा प्यार है बच्चे के लिए। दे लव द चाइल्ड, दे ट्रस्ट द चाइल्ड अ लॉट, और जो बच्चा करना चाहता है ना, करने देते हैं। लो कंट्रोल, बिल्कुल उसको ज्यादा डिसिप्लिन में नहीं डालते, बहुत प्यार करते रहते हैं, बहुत पैम्पर करते रहते। अपरेंटली लगेगा कि ये तो सबसे बेहतर पेरेंटिंग है, लेकिन जरूरी नहीं। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ द चाइल्ड यू हैव। अगर बच्चा गलत आपके इस प्यार का इस्तेमाल कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, तो ये पेरेंटिंग भी गलत हो सकती है। तो डोंट फील दैट दिस इज द आइडियल टाइप ऑफ पेरेंटिंग के बच्चे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा प्यार है और उसे कुछ ज्यादा बोल भी नहीं रहे, उसको जो करना है करने दे रहे। होते हैं कुछ पेरेंट्स ऐसे, दैट इज कॉल्ड एज परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग, हाई वार्मथ लो कंट्रोल। और चौथा जो टाइप है कि जिनको बच्चों की पड़ी ही नहीं है, वो अपने काम में मगन है, उनके लिए तो बस हम लोग उसकी फीस भर रहे हैं ना, उसको ट्यूशन पे चढ़ा दिया है, एक ड्राइवर लगा दिया है, मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, बच्चे के लिए कमा रही हूँ। तो उसकी इमोशनल रिक्वायरमेंट उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। वो अपने काम में है, अपने आप में, बच्चा खेल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। The child is calling you, but you are saying, wait baba, I'm busy in my work, can't you see I'm working? या कुछ बोलते भी नहीं है, निकल जाते। सारा इंतजाम कर दिया, अब क्या पूछना है, अब क्या है? लो वार्मथ एंड लो कंट्रोल, ना ज्यादा प्यार है ना ज्यादा पड़ी है बच्चे की। इस टाइप के पेरेंटिंग को डिसमिसिंग पेरेंटिंग कहते हैं। तो चार टाइप हो गए, कंट्रोल और वार्मथ, हाई कंट्रोल, लो कंट्रोल, हाई वार्मथ, लो वार्मथ। हाई कंट्रोल, हाई वार्मथ, अथॉरिटेटिव, बच्चे की प्रॉब्लम समझते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं। हाई कंट्रोल, लो वार्मथ,
अथॉरिटेरियन पेरेंट, जो ज्यादा ऑर्डर्स देते हैं पर समझते नहीं। लो कंट्रोल हाई वार्मथ, बहुत प्यार करते हैं और ज्यादा कुछ कहते ही नहीं, उनको जो करना है करने देते हैं। और लो कंट्रोल लो वार्मथ डिसमिसिंग, बच्चे की कुछ पड़ी नहीं है, अपने आप में बिजी है। तो इसमें आप ज्यादातर कहाँ बैठते हो? व्हाट टाइप ऑफ अ पेरेंट यू आर? एज आई सेड, none of us will be 100% one type of parenting, situational है, लेकिन ज्यादातर where you fall more on which side, keep it in mind as your parenting type. ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ? बच्चे के एकेडमिक ओरिएंटेशन में इसका क्या रोल है, वी विल कम टू इट लेटर. दिस इज अ सीरीज ऑफ 3 workshops, and even if your child is grown up now, if you look back, you will be able to help your child even now. So every workshop is for every parent, as long as your child is still in that age where you are still imparting something to the child. तो आप इसमें से कौन से टाइप के पेरेंट हो, अपने आप में नोट कर लीजिए. अब आपका बच्चा कैसे, क्योंकि कनेक्टिविटी, अगर आपको बच्चे का ताला खोलना है तो आपको सही चाबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो what type of a child you have, what is your type as a parent. और बच्चा ज्यादा चेंज नहीं कर सकता, उसका टाइप छोटा है. अगर आप कॉन्शियस है और आप मॉड्यूलेट कर सकते हैं, then you can have a good connection with your child. So you need to know what is the type of your child also. Then you can have the connectivity in parenting. No type of parent is bad. Understand that. It depends upon how the child is. अब बच्चा कैसा है, उसके छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस हमारे लिए बड़े बड़े क्लूज हो जाते हैं कि बच्चा छोटी छोटी सिचुएशंस में कैसे बिहेव करता है, उसके छोटे छोटे नेचुरल ट्रेट्स क्या है. इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व दैट, यू विल बी एबल टू establish a great connectivity with your child, which is the backbone of your lifelong relation and which gets built the best in the first 5 years. So very small observation. आपके बच्चे को क्या पसंद है? सुनना पसंद है, गाने सुनते रहता है या कहानियां सुनते रहता है? इज मोस्ट फॉन्ड ऑफ लिसनिंग? इज ही मोर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग? कि अगर आप स्टोरी बोल भी रहे हो ना, भले उसको पढ़ना नहीं आता हो, लेकिन वो बोलेगा मुझे भी बुक में देखना है. हम बोलते हैं तू कहाँ पढ़ सकता है? नहीं नहीं, फिर भी मुझे देखना है. तो उसे देखना पसंद है, उसे सुनना पसंद है, या उसे ज्यादा करना पसंद है? We are going to elaborately talk on the learning type in the next workshops. Here, just the basic trend of the child. कि उसे हाथ से कुछ करना पसंद है, या उसे ज्यादातर सुनना पसंद है, या ज्यादातर देखना पसंद है. Again, here we will have combo type. कि ऑडियो विजुअल होगा, ऑडियो काइनेस्थेटिक होगा, विजुअल काइनेस्थेटिक होगा. बट फॉल्स मोर ऑन विच साइड? ये एक ऑब्जर्वेशन आपको करनी है पहले 5 साल में. एक नेचुरल बच्चे का मेक कैसे है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू टेल यू हाउ यू आर गोइंग टू टीच समथिंग टू योर चाइल्ड. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ हैंडलिंग द सेम टॉपिक. आप उसको कहानी बना के सुना सकते हो, आप उसको फिल्म बना के दिखा सकते हो, या आप उसको मॉडल बना के सिखा सकते हो एक आध चीज. तो आपके बच्चे की जो लर्निंग टाइप है, उसके हिसाब से अगर आप उसको पढ़ाते हैं, तो उसकी पढ़ाई बहुत आसान और इंटरेस्टिंग हो जाएगी. जैसे हमने पहले वाले कैप्शन में देखा कि आपको बच्चे को पढ़ाई बर्डन नहीं बनानी है, आपको उसको फन बनाना है. तो इसके लिए ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द मेन लर्निंग टाइप ऑफ योर चाइल्ड? फिर बच्चे के जो फिजिकल माइलस्टोन्स है, 2 टाइप के माइलस्टोन्स होते हैं जब बच्चा पैदा होता है. तो एक उसके बॉडीली माइलस्टोन्स है, उसने कब मुड़ना शुरू किया, कब बैठा, कब क्रॉल करने लगा, कब उसके दांत आए, कब खड़ा रहा, कब चलने लगा. इसके एक नेचुरल हमारे माइलस्टोन्स है कि 3-4 महीने में बच्चा उल्टा होना शुरू करता है, 5-6 महीने में बैठता है, 6-8 महीने में क्रॉल करता है, 8 से 10 महीने में खड़ा रहता है, उसके दांत आते हैं.
1 साल के आसपास चलने लगता है, 1.5 साल के आसपास बिल्कुल कॉन्फिडेंटली फ्रीली चलने लगता है। दीज आर द स्टैंडर्ड एजेस ऑफ हिज फिजिकल माइलस्टोन। फिर उसके साथ साथ बच्चे के इंटेलेक्चुअल माइलस्टोन्स है कि बच्चे ने आपको देख के पहचानना कब शुरू किया, आइडेंटिफिकेशन कब आया, फिर कब उसने हैंड जेस्चर शुरू किए, हाथ से कुछ कहना, पंखा किधर है, पंखा गरगर घूमता है, फिर गुड़िया अच्छी है, हाथ से उसने कब जेस्चर शुरू किए, फिर कब उसने बोलना शुरू किया, ब्लैबरिंग चालू किया, भले वर्ड्स नहीं लेकिन बै 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 कुछ भी बड़बड़, फिर एक्चुअल बोलना कब शुरू किया, और उसके बाद में बेसिक पढ़ाई के पिक्चर्स आइडेंटिफाई करना, हमारी एबीसी की बुक तो होती ही है, तो कब उसने ए फॉर एप्पल दिखाना शुरू किया, 1 2 3 शुरू किया, और फिर स्कूल जाने के बाद वो कैसे एक एक सीखने लगा, बाय हार्ट कैसे करने लगा। इसके भी कुछ डेफिनेट माइलस्टोन्स है, मोर और लेस है। तो बच्चे के फिजिकल माइलस्टोन्स है और उसके इंटेलेक्चुअल माइलस्टोन्स हैं। तो इसमें से हमें क्या देखना है, ये बहुत जरूरी एक बात है। अगर आपका बच्चा बड़ा भी है अब, तो भी आप यू कैन गो बैक एंड टैली दीज थिंग्स कि आपके बच्चे के दोनों माइलस्टोन्स के सारे फिजिकल माइलस्टोन्स भी टाइमली थे, बराबर सही टाइम में उसको दांत आए, खड़ा रहा, बोलना शुरू किया, और इंटेलेक्चुअल माइलस्टोन्स भी टाइमली थे कि बराबर 1 डेढ़ 6 8 महीने में सबको पहचान रहा था, 1 डेढ़ साल में थोड़ा थोड़ा बुक्स आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, फिर स्कूल में भी बराबर रहा। तो ही इज अ बैलेंस चाइल्ड, उसके फिजिकल और इंटेलेक्चुअल माइलस्टोन्स दोनों सही टाइम में है। कभी कभी उसकी फिजिकल ग्रोथ पैटर्न बिफोर टाइम है, फास्ट है, कि फिजिकली फास्ट ग्रो हो रहा है, तो वो बच्चा ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज के लिए इंक्लाइंड होगा बड़ा होने के बाद, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज के लिए कम इंक्लाइंड होगा। और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पैटर्न उसके बिफोर टाइम है कि वो खड़ा लेट हो रहा है, लेकिन उसको बाय हार्ट या उसकी कॉग्निशन बहुत फास्ट है, उसके उसके उसको समझ में आ रहा है फटाफट। हिज इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पैटर्न इज बिफोर टाइम, then his inclination is towards intellectual activities more. वो बहुत जूडो कराटे नहीं खेलेगा, शायद वो घर में बैठ के कुछ घरेलू गेम्स खेलेगा, या बुक्स ज्यादा पढ़ेगा, या वो एकेडमिक्स में ज्यादा आगे होगा। और ये फिजिकल ग्रोथ पैटर्न जल्दी जो बच्चे दिखाते हैं वो शायद स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, प्रोजेक्ट्स अच्छे बनाएंगे। तो ये ऑब्जर्वेशंस है, आपका बच्चा जब छोटा है तब आपको इट इज लाइक अ सरप्राइज गिफ्ट दैट गॉड इज गिवन टू यू, और आपको उसको अनकवर करना है धीरे धीरे, एक एक उसके जो एस्पेक्ट है उसको समझना है, एंजॉय करना है, आपको दिया हुआ एक गिफ्ट है। तो दिस इज अ वेरी ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग that which child may dominate in physical activities as he grows up and which child may dominate in the intellectual activities as he grows up. That traits you can see from his young time. बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात, मराठी में हमारी एक प्रोवर्ब है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके जो इनहेरेंट क्वालिटीज है वो बहुत छोटी उम्र में दिखाई देती है। तो ये ऑब्जर्वेशन अगर आप करते हैं। और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे जो बोलते हैं और जो करते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज आप उनकी सही इंटेंशन आपको बताती। समटाइम्स वर्ड्स में मिसगाइड, इस पे हम दूसरे वाले वर्कशॉप में बहुत ज्यादा इलाबोरेट करने वाले हैं। दैट वर्ड्स में मिसगाइड बट देयर एक्शंस डोंट मिसगाइड। उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको बराबर कहती है कि वो क्या करना चाहता है। Verbally, he may not say because he is afraid or because he has the peer pressure, but his actions will tell you exactly what he wants to do. तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो बच्चे की है उसे आपको देखना है। अब जैसे हमने पेरेंटिंग टाइप्स देखे, तो ये छोटे छोटे सिचुएशंस में आपका बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड करता है विल टेल यू हिज टाइप ऑफ चाइल्ड, वो कैसे किस टाइप का बच्चा है। तो जैसे हमने पेरेंट वाले क्वेश्चंस देखे
वैसे ये बच्चे की अलग अलग सिचुएशन में उसके एक्शंस, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, ये सारी बातें आपको समझ में आएगी अगर आप उसके एक्शंस को बराबर से देखोगे। आप मेहमान बन के किसी के घर गए हो और वो मेहमान वाली आंटी, वो होस्ट ऐसे मजाक में बच्चे को बोलती है, हाँ पर आप खाना खाने आ रहे हो तो पर आंटी ने कुछ खाना ही नहीं बनाया है, अब क्या करें। मजाक में बोल रही है, आंटी इज नॉट कुक्ड एनीथिंग, यू कम फॉर फूड, आई डिडंट नो दैट। तो आपका बच्चा क्या रिस्पॉन्ड करेगा या उसने किया होगा। अगर जिनके बच्चे बड़े हैं तो आप याद कीजिए कि कोई सिमिलर सिचुएशन में आपके बच्चे ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। तो अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप देखिए कि वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा। वो हंसेगा और बोलेगा हाँ हाँ हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है, आपने हमको खाने पे बुलाया, आपने खाने ही नहीं बनाया, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल। इज टेकिंग इट वेरी लाइटली। फिर वो उसको एकदम गुस्सा आता है कि अभी बनाओ, फिर आपने खाना नहीं बनाया अभी बनाओ। या वो बहुत स्वीटली कहता है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, खाना नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, तो फिर हम क्या खाएंगे। हाँ कह सकेगा ना कह सकेगा, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है खास। और चौथा है, वो रोना शुरू कर देगा कि अब हम क्या कहेंगे, भूख लगी है, आंटी ने तो खाना नहीं बनाया। तो आपका बच्चा कौन से इसमें से कौन से रिस्पॉन्स देने की चांसेस ज्यादा है। That will tell us the inherent instinct of your child. Mark it to yourself। या अगर बच्चे बड़े हैं तो सोचिए कि इस तरह के सिचुएशन में आपके बच्चे ने कैसे रिस्पॉन्ड किया था। अगर आप आज एक दुविधा में है कि उसको ये लाइन दे कि वो लाइन दे, इस लाइन के लिए उसको रेकमेंड करे, उसको एनकरेज करे कि उस लाइन के लिए करे, तो पीछे जाइए कि उसने उस वक्त कैसे रिस्पॉन्ड किया था, उसकी इनहेरेंट एनर्जी क्या है। फिर वो खेलने गया नीचे और उसके एक दोस्त ने उसकी बैट छीन ली और उसको उसी बैट से हिट कर दिया। तो आपका बच्चा क्या करेगा, रोते हुए घर आएगा कि उसने मेरी बैट ले ली, छीन लिया, मुझे मारा। कंप्लेंट करते हुए घर आएगा, वही बैट वो उस दोस्त के हाथ से छीनेगा और उसे उसी बैट से मारेगा। हिट्स बैक द चाइल्ड, ही कम्स होम क्राइंग और ही हिट्स बैक द चाइल्ड। फिर तीसरा है जो डिप्लोमेटिक है, जो उस फ्रेंड के मम्मी को जाके कंप्लेंट करेगा कि उसने आंटी, उसने मेरी बैट ले ली और मुझे मारा। ना रोएगा ना खुद मारेगा, उसको उसकी मम्मी के हाथ से मार दिलाएगा या डांट दिलाएगा। और चौथा है कि कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, घर निकल आएगा और शायद आपसे कुछ बात भी नहीं करेगा। तो जो रोते हुए घर आया है बच्चा, वो थोड़ा सा हेजिटेंट है। जो उसको मार के आया है वो बहुत न्यायी है, ये डिप्लोमेट है और ये नॉट अफेक्टेड है। फिर तीसरी, आप मार्केट जा रहे हो, बच्चे से पूछ रहे बच्चा मैं क्या लाऊं आपके लिए, तो ही विल आस्क फॉर गेम, बट व्हाट टाइप ऑफ गेम, दैट आल्सो विल टेल व्हाट इज हिज इंक्लिनेशन। उसको बंदूक चाहिए, उसको तलवार चाहिए, या उसे कुछ इंटेलेक्ट इन्हांसर गेम्स चाहिए जिससे वो मॉडल्स बनाएगा या वॉट एवर, बट ही इज आस्किंग फॉर गेम्स। ही इज अ काइनेस्थेटिक चाइल्ड, डूअर है। और फिर डूअर में भी वो डिस्ट्रक्टिव डूअर है या कंस्ट्रक्टिव डूअर है। फिर उसको बुक्स चाहिए, ही इज टिपिकली अ विजुअल लर्निंग टाइप ऑफ चाइल्ड, उसको पढ़ना देखना बहुत पसंद। क्लोथ्स या कोई फैंसी आइटम, अच्छा सा ड्रेस या कोई खिलौना मांगेगा, कुछ डेकोरेटिव चीज मांगेगा, हम्म, या खाना मांगेगा, कुछ चॉकलेट ला दो, ये ला दो, वो ला दो। तो दीज टू आर, तीन और चार टाइप के जो है ना, वो सिर्फ फन फ्रीकिंग लोग हैं, ज्यादा सिंसियर या कुछ नहीं। ये एक बेसिक ऑब्जर्वेशन है। फिर उसका दोस्त उससे कोई गेम मांगता है, टॉय टू प्ले,
किसी भी कीमत में वो अपनी चीज नहीं देगा. इज अ वेरी पॉजिटिव चाइल्ड, very strong and possessive. He cannot be a social person. If a child is not ready to give his toy to anybody, don't expect this person, this child to grow up and work in a social sector. वो देगा पर उसके बदले में कुछ मांगेगा कि मैं आपको ये दूंगा, आप मुझे वो दो. Then he is a businessman. He is giving and taking. He gives it away easily. He is a very easy social type of person. कि कोई मांगता है तो भले उसका फेवरेट टॉय लेकिन वो देगा. और चौथा, और आगे जाके ना वो टॉय देगा, सारी अपना जो टॉय का बकेट है वो उल्टा करेगा उसके आगे कि हाँ आपको जो चाहिए लेके. He is a social worker. He will work best for the society. He has complete sympathy, empathy, open heart. These are benevolent people. कभी कभी दुनिया में बुद्धू के नाम से जाने जाते कि कुछ अपना रखना ही नहीं आता. लेकिन हर बच्चे की एसेट को देखना है, नेगेटिव साइड को नहीं. तो ये छोटे छोटे रिस्पॉन्सेज आपको बताते हैं. फिर आपको किसी काम से बाहर जाना है या भले आपको कुछ पिकनिक, यू हैव टू गो टू आउट स्टेशन, और आपके बच्चे को घर में फैमिली के साथ रहने की जरूरत है, तो आपका बच्चा क्या करेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा, टैंट्रम्स करेगा, बहुत रोएगा. आपको उसको या तो चीट करके या कुछ ऐसे करके या उसको वैसे ही रोता हुआ छोड़ के आपको जाना पड़ेगा. ही विल सॉब बैडली and one child will not agree and he will sob badly, another child will not agree and he will make tantrums. चीजें फेंकेगा, चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा. फिर तीसरा है, वो किसी चीज के एक्सचेंज में रेडी हो जाएगा कि अच्छा तो आप मेरे लिए ये ले आओ, वो ले आओ, या अगर मुझे दादा दादी के साथ रहना है तो वो मुझे घुमाने ले जाए. तो इन एक्सचेंज, तो अगेन दिस चाइल्ड इज अ बिजनेस पर्सन. ही नोज हाउ टू मेक द बेस्ट ऑफ द सिचुएशन और अपना फायदा कैसे करवा लेना है हर बात में. तो आगे जाके बच्चा कौन सी प्रोफेशन में आएगा, वो क्या पढ़ेगा, ये उसके इनहेरेंट क्वालिटी पे डिसाइड होता है. तो his inherent quality and his qualification matches, then that will be a win-win situation and your child will be successful and happy. Where are we running to the academic orientation of the child. तो अच्छी ओरिएंटेशन के लिए बच्चे की नेचुरल इनहेरेंट क्वालिटी समझना बहुत जरूरी. और चौथा है, वो बहुत ही ज्यादा सयाना है, वो समझता है कि मम्मी को कहीं जाना जरूरी है और वो बड़ी आसानी से मान जाए. He is a very wise and sensible child. You can expect him to work as a consultant, as a counselor, as an what do you say, psychologist, as an empath, जो समझता है सिचुएशन. फिर उसके हाथ से कोई बॉल टूट गया तो वो जोर जोर से रोएगा, या वो कहेगा आकर के कि मम्मी मेरे हाथ से टूट गया, आई एम सॉरी. या वो किसी और पे इल्जाम डालेगा, उसने मुझे धक्का दिया इसलिए मेरे हाथ से गिरा, मैंने अपने आप नहीं गिराया. तो ही वांट्स टू थ्रो बैक, ही डजंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज मिस्टेक. ही विल बी अ बेस्ट पॉलिटिशियन कि कुछ हो लेकिन उसका इल्जाम किसी पे डालना है, अपने पे लेना नहीं, इतना उसको पक्का पता है बचपन से. या वो ऑनेस्ट है कि मेरे हाथ तो टूट गया, आई एम सॉरी. या चौथा है कि ही विल मेक प्रैंक्स एंड ही विल मेक एक्सक्यूजेस कि वो ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, इसलिए टूटा, नहीं तो नहीं टूटता, ये वो. तो अगेन ही इज अ वेरी स्मार्ट मैनिपुलेटर. ही विल बी अ गुड मार्केटिंग पर्सन, अ गुड बिजनेसमैन हु कैन सेल हिज आइडिया. तो ये छोटे छोटे ट्रेट्स हैं. आप बच्चे के हाथ पे फूल थमा दो तो वो उसको स्मेल करेगा और अच्छे से रखेगा. फिर वो हाथ में लेगा और कहीं यहाँ वहां रख देगा. तो ही डजंट हैव दैट लव फॉर नेचर. क्रश करके फेंक देगा तब तो बिल्कुल ही उसके दिल में प्यार नहीं है नेचर के लिए. या वो किसी को दे देगा तो ही इज नॉट बॉदर्ड, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव. एंड द वन हु स्मेल्स एंड कीप्स इट नीटली हैज एन अप्रिसिएशन फॉर नेचुरल एस्पेक्ट्स. जो जिनको पपीज बहुत पसंद है, पेट्स बहुत पसंद है, नेचर लवर्स है,
दे आर वेरी सॉफ्ट पीपल एंड दे कैन वर्क इन सॉफ्ट इंडस्ट्रीज, जहाँ पे इस तरह के हैंडलिंग बहुत जरूरी। आपकी तबीयत अच्छी नहीं है तो वो तुरंत आपके पास आएगा और सिट क्लोज टू यू एंड मम्मा मैं आपको क्या दूं, आपको क्या हो गया मम्मा, मैं आपको पानी दूं, मैं आपको क्या दूं, बड़े प्यार से आएगा। फिर दूसरा है, उसको कोई नहीं पड़ी, आपकी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी वो कहेगा मम्मा मुझे फूड दे दो। ही इज नॉट बॉदर्ड, आपको अच्छा नहीं है, आपको कुछ सर्विस की जरूरत है, ही इज नॉट बॉदर्ड। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना वो आपसे प्यार जताता है ना वो आपसे डिमांड करता है। उसके पापा या दादा दादी उसको हैंडल करते हैं, वो आपके पास भी नहीं आता। तो ये जो है ना, दिस विल टेल व्हाट इज द, क्यों मैं ये सारी चीजें कह रही हूँ कि अगर आप सोचते हो कि आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है या उसको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ डिग्री की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर नीड्स टू हैव अ लॉट ऑफ सिंपैथी एम्पैथी फॉर द पेशेंट। अगर वो बच्चा हेल्पफुल टॉकेटिव पॉजिटिव नहीं है, अगर उसे किसी की मदद करने की उसकी नीयत नहीं है, तो सिर्फ एक डॉक्टर की डिग्री उसको एक सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बना सकती। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना है तो ही नीड्स टू हैव दैट इंस्टिंक्ट ऑफ गिविंग सर्विस। भले वो सबसे बड़ा कोई ऑफिसर हो या इंचार्ज हो इन सम होटल, बट हिज इंस्टिंक्ट हैज टू गिव सर्विस टू हिज कस्टमर। इफ ही हैज दैट इंस्टिंक्ट कि मैं क्यों किसी की मदद करूं, ही विल नॉट सक्सीड इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो ये सारी चीजें हमें बचपन से देखनी। बच्चा एक्सट्रोवर्ट है फिर भी पॉजिटिव है, जरूरी नहीं कि हर एक्सट्रोवर्ट बच्चा नेगेटिव हो। टॉकेटिव है, किसी की मदद करने की कोशिश कर रहा है, और इंट्रोवर्ट है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा शाय या कॉम्प्लेक्स्ड हो। ही मे बी अ वेरी हैप्पी बट इंट्रोवर्ट चाइल्ड। हम इस पे हमारी अगली वर्कशॉप में बहुत ज्यादा बोलने वाले हैं, लेकिन ये बच्चे के बेसिक ट्रेट्स हैं कि वो एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप में होगी। तो आप अपनी एक पहले 5 साल में बच्चे के ये ऑब्जर्वेशंस आपको मार्क करनी है। इसके बाद में हम एकेडमिक ओरिएंटेशन की तरफ जाएंगे। तो बच्चा एक्टिव है कि लेजी बेसिकली, फिर उसको क्या पसंद है, गेम्स पसंद है, बुक्स पसंद है, या ड्राइंग्स क्राफ्ट्स पसंद है। नेचुरल इमेजिनेटिव क्रिएटिव है या इमिटेटिव है, किसी ने कुछ करके दिखाया तो वो करेगा, या खुद से कुछ क्रिएटिव करेगा, सोचेगा। व्हाट इज हिज टाइप। ऑनेस्ट है कि डिसऑनेस्ट है, अगर कुछ गलती होती है तो मान लेता है या एक्सक्यूजेस बनाता है, नहीं कबूल करता। हमने देखा है उसके हाथ से नोटबुक फटी है या बाउल टूटा है, फिर भी वो बोलेगा नहीं नहीं मुझसे तो टूटा ही नहीं। तो वेदर ही इज इनहेरेंटली ऑनेस्ट या और ही इज डिसऑनेस्ट। अम्बल है या प्रैंकी है। फिर क्राइम टाइप है, रोते रोते घर आने वाला है, या दूसरे को दो दे के मारा मारी करके घर आने वाला है। फिर कॉम्प्रोमाइज करता है या नहीं करता, बस अड़ियल है, उसको जो चाहिए वही चाहिए। आज मुझे नूडल्स खाने तो खानी ही है वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। या हम बोलते हैं कि ना बच्चा आज नहीं, हम 2 दिन के बाद बनाएंगे, तो कॉम्प्रोमाइज करता है। सेल्फ सेंटर्ड है, अपने को जो चाहिए फिर दुनिया गई भाड़ में, इस टाइप का है। या दूसरों की मदद करने वाला है, अपनी तरफ नहीं देखने वाला है, दूसरों की मदद करने वाला। पेरेंट्स से अटैच्ड है या नहीं है, अगर कोई खिलौना दो, अगर कोई अच्छा सा ल्यूअर दो, तो आराम से पेरेंट्स से दूर हो जाता है, या फिर भी रोते रहता है पेरेंट्स के लिए। दिस विल टेल वेदर ही इज होम सिक और नो, एंड दिस विल हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग वेदर वी शुड सेंड हिम आउट फॉर स्टडिंग और नो। उसके ये बहुत बेसिक ट्रेट हो गया। डिसिप्लिन है या मेसी है, कुछ बच्चे होते हैं जो इनहेरेंटली डिसिप्लिन होते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं उनकी चीज यहाँ वहां जाना, या उनकी नोटबुक फोल्ड होना, या उनका कपड़ा अच्छी तरह से फोल्ड नहीं होना। तो इनहेरेंटली डिसिप्लिन है क्या। इंक्लाइन टू स्टडी है या इंक्लाइन टू प्लेइंग है, ज्यादा पसंद क्या है, बुक निकाल के पढ़ना पसंद है या मस्ती करना खेलना पसंद। ये सारी चीजें हमें मार्क करके रखनी है
इसका this all observations are going to help in building of the child. And even if your child is grown up now, go back and tally these things. They will still help you in identifying, because जैसे मैंने कहा कि वो मुंह से कुछ अलग बोल रहा होगा, लेकिन अगर बचपन से उसने ऑपोजिट ट्रेट्स दिखाए हैं तो वो मुंह से क्यों बोल रहा है, दैट वी विल डिस्कस इन द थर्ड वर्कशॉप. बट दीज आर द ट्रेट्स विच यू शुड ऑब्जर्व. अब ये हो गए पेरेंट के 4 टाइप, और ये हो गए बच्चे के 4 टाइप के नेचर्स और 4 टाइप के इंक्लिनेशंस. इनको कैसे पेयर करना है, राइट नाउ दिस इज योर होमवर्क टिल वी डू द सेकेंड एंड थर्ड वर्कशॉप ऑन द नेक्स्ट 2 Sundays. यू विल ट्राई टू पेयर इट अप कि आप अथॉरिटेटिव पेरेंट हो और बच्चा बोल्ड है और स्टडीज में अच्छा है, तो कैसी कनेक्शन होनी चाहिए. आप अथॉरिटेरियन हो और बच्चा बहुत शाय है और उसको गेम्स पसंद है, तो कैसी पेरेंटिंग होनी चाहिए, कैसी कनेक्शन होना बहुत जरूरी है. तो कनेक्टिविटी आप कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हो, बच्चे की नेचर और बच्चे की इंक्लिनेशन और आपकी इनहेरेंट पेरेंटिंग स्टाइल सबको मिला के एक दोस्ती कैसे बनानी है और कौन सा वे. देखिए कभी कभी जैसे पतंग उड़ानी है, कभी आपको खींचना है, कभी आपको ढील देनी है. तो जैसा आपका बच्चा है उस तरह से आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है, उससे हैंडल करने की, उससे कम्युनिकेट करनी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कम्युनिकेशन विद योर चाइल्ड. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन व्हाट वुड बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन for your type and the child's type. We will of course talk on this in the forthcoming workshops. This is just for your homework. Start working on this. क्योंकि मैं कैसा हूं, मेरा बच्चा कैसा है, ये बॉन्डिंग is going to be the key for your happy and successful child in the coming years. If you are able to bond and if you are able to give him the correct messages, if you are able to navigate him in the correct direction, then our our aim of this workshop is to make your child happy and successful both. हमें हमारा बच्चा खुश भी चाहिए और कामयाब भी चाहिए. तो दोनों कैसे हासिल करें, ये हमारे वर्कशॉप की थीम है. तो ये पहला कदम है उसका कि एक बॉन्डिंग के लिए अंडरस्टैंड हाउ आर यू एज अ पेरेंट, अंडरस्टैंड हाउ इज योर चाइल्ड एज अ चाइल्ड, एंड स्टार्ट मेकिंग द बेस्ट कॉम्बिनेशन. यू विल बी द बेस्ट जज, क्योंकि मैं तो लिमिटेड दे दूंगी, आपको पता है आपके बच्चे को कैसे हैंडल. अब मुड़ते हैं बच्चे की एकेडमिक्स की ओर. जैसे मैंने कहा, द होल idea of this program is to give an academic orientation to your child. तो 0 to 5 की एज में आप बच्चे को एकेडमिकली कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो. जैसे मैंने कहा कि एक इमोशनल बेस और एक बॉन्डिंग बेस होना चाहिए, उसी तरह से एक एकेडमिक बेस भी बच्चे को देना चाहिए छोटी उम्र में. डायरेक्टली व्हेन दे गो टू 10th standard or 11th standard, you cannot expect them to excel. You have to give them a base right from when they are very very young. तो पहले 5 साल में क्या क्या डेवलपमेंट बच्चे में होनी चाहिए और उसके लिए हमें काम करना चाहिए. ग्रॉस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट, बच्चे की फाइन मोटर डेवलपमेंट यानी कि छोटी चीजें पकड़ने की उसकी ताकत. दैट विल डिसाइड मेनी फैक्टर्स. हाउ वेल ही इज एबल टू डू द प्रोजेक्ट्स इन हिज इंजीनियरिंग, how well he is able to do his machine drawings and models will all depend upon how his fine motor is developed in the young age. तो और ग्रॉस मोटर, मोटी मोटी चीजें कैसे पकड़ता है. फिर is he a mindful listener. If you want him to be good in academics, हम उसे जो कह रहे हैं वो उसे समझ रहा है कि नहीं, उसकी अटेंशन ड्रॉ करना. कैसे वो माइंडफुल लिसनर होगा, अगर हम जो बात कह रहे हैं वो फोकस से कैसे सुनेगा. तो डेवलपिंग माइंडफुल लिसनिंग बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट जॉब इन 0 to 5. मेमोराइजेशन जो कि एक्सटिंक्ट हो रहा है. अब जैसे हम देख रहे हैं कि सारी चीजें मोबाइल पे है और ये कहा भी जा रहा है कि नाउ
थ्योरी और डेटा की जरूरत नहीं है, वो तो इट इज ऑन द क्लिक ऑफ द माउस। अब तो लैपटॉप के सामने बैठने की भी जरूरत नहीं, आप यूट्यूब पे, मोबाइल पे कुछ भी टाइप करो, आपको उसके ये मोटे मोटे सारे इनपुट्स आ जाते हैं। तो as such memorization is not needed, but it is a very important function of your brain, and that is getting extincted, and that will have its own bad effects in the coming time. मेमोराइजेशन कम होने के अपने बुरे परिणाम होंगे आने वाले सालों में, तो उसको बरकरार रखना है एज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। तो ज्यादा से ज्यादा बाय हार्ट, उस हिसाब से जो मैं सीरीज अभी लेने वाली हूँ, शार्पन योर ब्रेन, from 15th of April, I'm going to run this. Those who will be interested, please get in touch with me. तो memorization, presentation, कोई चीज बच्चा कैसे प्रेजेंट कर रहा है, स्टोरी बाय हार्ट है, लेकिन स्टोरी कहते वक्त वो कैसे खड़ा रहता है, वो कैसे जेस्चर्स करता है, वो कहाँ देखता है, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली मेमोराइजेशन की स्टोरी बाय हार्ट है, लेकिन कैसे इनडिसेंटली खड़ा है या हैंड जेस्चर्स कुछ भी कर रहा है, तो ही इज नॉट डूइंग गुड प्रेजेंटेशन। डिसिप्लिन, बेसिक डिसिप्लिन ऑफ द चाइल्ड हैज टू बी डेवलप्ड इन द फर्स्ट 5 years। एक्सप्रेशन, उसे खुलकर बात करने की आदत डालना, डेवलप करना। अगर वो कोई कहने जा रहा है तो उसे ध्यान से सुनना, उसको माइंडफुल लिसनर बनाना है, हमें भी माइंडफुल लिसनिंग करनी है। काफी बार ये काफी बोरिंग होता है एज अ पेरेंट, कि वो बच्चा कुछ कहेगा, ये हो गया वो हो गया, लंबा 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 कुछ कहता है जिसका कोई मतलब नहीं, लेकिन उसे कहना है तो हमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, तब उसकी एक्सप्रेशन डेवलप होगी। और अप्रिसिएशन, जो भी कर रहा है अच्छा, उसको सराहना, उसको एक पॉजिटिविटी देना। काफी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो डिप्राइव करते हैं बच्चे को इस अप्रिसिएशन से, अप्रिशिएट ही नहीं करते, है इसमें क्या है, इससे तो कहीं अच्छा, ऐसे नहीं। फिर इस बच्चे में एक तरह के क्या कहते हैं, एप्रीहेंशन आ जाती है कि मैं जो भी करूं कोई, नोबडी अप्रिशिएट्स मी, तो मैं क्यों करूं। तो अप्रिशिएट द चाइल्ड। पहले 5 साल में gross fine motor development, mind, this is entirely to focus your child, to give him a good academic orientation। ये हर बात उसके academic orientation के लिए बेहद जरूरी है। gross and fine motor development, mindful listening, memorization, presentation, discipline, एक्सप्रेशन एंड अप्रिसिएशन, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है बच्चे के एकेडमिक ओरिएंटेशन के लिए। और ये मैंने कहीं से बाय हार्ट नहीं की है, आई एम हैंडलिंग चिल्ड्रन फॉर लास्ट 35+ years। तो दिस एंटायर वर्कशॉप सीरीज इज कंप्लीटली माय ब्रेन चाइल्ड। जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो पेरेंट्स तक पहुंचाने की एक मुझे इच्छा हो रही है, इसलिए मैं ये वर्कशॉप्स ले रही हूँ, एंड दिस टाइम आई एम गिविंग इट ऑल फ्री। तो ग्रॉस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए छोटे छोटे गेम्स से उसको पानी के साथ खेलने दो, बकेट में पानी दो, फिर वो दूसरा जो बकेट है जिससे वो, या दूसरा जो ग्लास है, वो धीरे धीरे छोटा करना है। फिर पानी की जो फ्लो है, धार है, वो धीरे धीरे पतली करनी है। कि पहले उसको बकेट में पानी डालने को कहना है, फिर एक छोटा बकेट दीजिए, फिर एक छोटा मग दीजिए, फिर एक छोटा ग्लास दे दीजिए, फिर हो सकता है तो बॉटल दे दीजिए, कि उसके ग्रॉस टू फाइन मोटर डेवलपमेंट हो जाए। कि बकेट से या मग से पानी बोतल में भरना है तो बराबर ओरिएंट करना है पानी को। सो स्लोली स्लोली टेक योर चाइल्ड फ्रॉम, so all these are play ways, but you should have an intention in your mind। बच्चे को लग रहा है कि हम खेल रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में है उसको कैसे आगे आगे लेना है। हमारे पुराने जमाने में जो अर्घ्य दिया जाता था वो यही था कि धीरे धीरे कंट्रोलिंग योर फिंगर्स, हाथ से पानी गिरने नहीं देना है, फिर धीरे से उसको गिराना है, फिर सीधा रहना है पोस्चरली, फिर सूरज की ओर देखना है, फिर मुंह से या गायत्री मंत्र या और कोई मंत्र बोलना है। तो इट इज मल्टी फंक्शनिंग।
ये धीरे धीरे होने वाली, all the activities I'm suggesting in this slide, they will take the child from gross to fine motor development. तो पानी को बड़े से छोटे बकेट में उसको पोर करने की आदत डालना, उसको लग रहा है मैं पानी में खेल रहा हूँ, वो बहुत एंजॉय कर रहा है, लेकिन साथ साथ उसकी मसल डेवलपमेंट हो रही है। फिर उसको कोई पिक्चर बनानी है तो सबसे पहले एक बड़ी पिक्चर बनाएगा वो, फिर उससे थोड़ी छोटी, फिर उससे और छोटी, और फिर एकदम छोटी। जैसे उसकी फाइन मोटर डेवलपमेंट होती है, he will be able to clasp the pen with by using more muscles of the fingers. See, when you are drawing a fine line, more muscles of your hand are put to use. तो वो धीरे धीरे होता है। शुरू में बच्चा छुरी के जैसे पेन पकड़ेगा और कुछ ड्रॉ करेगा, उसके फिंगर मसल्स डेवलप नहीं है। फिर धीरे धीरे होते हैं 5 से 6 साल तक अच्छे फाइन मोटर मसल्स डेवलप हो जाते हैं। तो सब पहले बड़ा बड़ा, सबसे पहले उनकी जो नोटबुक होती है, कैसे लिखते हैं बच्चे, बड़ा बड़ा ए लिखते हैं, फिर थोड़ा छोटा, फिर छोटा, फिर एकदम छोटा। पहले एक बड़ा सर्कल बनाओ, फिर उससे छोटा बनाओ, उससे छोटा बनाओ, फिर डॉट बनाओ, फिर एक आउटलाइन देनी है, उसके अंदर रंग भरने हैं, बराबर कलर बाहर। ये जो सारे प्री प्राइमरी स्कूल्स में एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं, दे आर डिजाइन बाय एक्सपर्ट्स टू डेवलप द फाइन मोटर मसल डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो इस तरह की एक्टिविटीज आप घर में भी दे सकते हो, बच्चे को देना, आटा गूंदना, फिर उसके छोटी छोटी बड़ी रोटी बनाना, छोटी रोटी बनाना, फिर हाथ से उठाकर उसको जीरा गोली दे दो, हाथ से उठाकर उससे वो गोली यहाँ से वहां रखनी है, छोटी छोटी थर्मोकोल बॉल्स है, उसको डब्बी में भरना है। ऑल दीज आर फाइन मोटर डेवलपमेंट एक्शंस विच यू मे गिव टू अ टॉडलर। उसका दिल भी लगता है, उसको कलर्स भी इंट्रोड्यूस करते हो, मल्टी डायमेंशनल लर्निंग होती है इसमें। तो अलर्टनेस एंड अवेयरनेस ऑफ द पेरेंट इज व्हाट मैटर्स। छोटी छोटी चीजों में उसको हमें डेवलप कैसे करना है, वो उसको लग रहा है कि हम एंजॉय कर रहे हैं, हमें पता है हम उसको तैयार कर रहे हैं उसके आने वाली दिनों को। मेमोराइजेशन इज अ मास्टर टूल बिकॉज इट डेवलप्स न्यूरल कनेक्शंस। आप जैसे मेमोराइज करते हो, आपके बहुत ज्यादा न्यूरल कनेक्शंस डेवलप हो जाते हैं। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ऐसे कहा जाता है कि जो इंसान रोज कुछ नया बाय हार्ट करता है, मेमोराइज करता है, ही विल नेवर हैव प्रॉब्लम्स लाइक डिमेंशिया या अल्जाइमर इन हिज ओल्ड एज। भूलने की या कुछ भ्रम की प्रॉब्लम्स कभी नहीं होगी। हिज माइंड विल ऑलवेज बी अलर्ट। न्यूरल प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी जो है अपने दिमाग की, वो डेवलप होती है मेमोराइजेशन में। मेंटल जिम्नास्टिक्स है ये पढ़ा, फिर उसको रिप्रोड्यूस किया, फिर पुराना कुछ याद आया, फिर वो किया। जितना आप मेमोराइज करा सकते हो, और उसमें उनके टंग भी तैयार होती है, उनकी ओरल कैविटी भी तैयार होती है, उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है। ये भी मैं करवा रही हूँ शार्पन योर ब्रेन में। आई विल बी गिविंग देम अ वर्ड्स टू बाय हार्ट डेली। क्रिएटिविटी है कि बच्चा कुछ मेमोराइज कर रहा है, जो कल मेमोराइज किया है वो आज किया। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मेमोराइजेशन से जो हमने किया था वो आप याद करो। टंग ट्विस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे डेवलप योर एसोसिएटिव एरियाज ऑफ द ब्रेन एंड दे हैव वेरी लॉन्ग बेनिफिट्स इन द होल कॉग्निटिव कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन। आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, तो आपकी समझने की जो ताकत है, जो बहुत जरूरी है हायर एकेडमिक्स के लिए, वो अचानक नहीं आने वाली, उसको बचपन से डेवलप करना है इन छोटी छोटी बातों से। क्योंकि बच्चे बड़ी फास्ट मेमोराइज करते हैं, और जितना हम उनको दे दे, हमारी एक कल्चरल बेस भी उसमें हो जाती है कि उनको आप पोएम्स याद करवाओ, उनको आप संस्कृत श्लोक याद करवाओ, और कुछ अगर आप राइम्स घर में पढ़ते हो तो वो याद करवाओ। तो मेमोराइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। पोएम्स है, संस्कृत कलोकियल श्लोकाज है, उसमें डायलेक्टिकल डेवलपमेंट है, बच्चे की टंग और प्रोनाउंसिएशन डेवलप होती है, ब्रेथ कंट्रोल डेवलप होता है,
उसकी एक्सप्रेशन हो जाती है, अगर आप उसको मीनिंग के साथ श्लोक या कुछ बाय हार्ट करवाते हो, प्रेजेंटेशन डेवलप हो जाती है एंड दे गेट कनेक्टेड टू आवर रूट्स थ्रू मेमोराइजेशन। तो इस उम्र में 0 to 5 में जितनी जैसे बच्चा बोलने लगेगा, उसको नई नई चीजें उसको याद करवाना। ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस है कि माई नीस, आई यूज टू मेक हर बाय हार्ट लॉट ऑफ सुभाषित when she was 1.5 to 2 year old। तो घर के सब मुझे डांटने लगे कि क्यों इतनी छोटी बच्ची को, क्यों तू, व्हाई यू आर ट्रबलिंग हर, लेट हर प्ले बाय हरसेल्फ ना। तो मैंने छोड़ दिया उसको बाय हार्ट करवाना। तो जैसे मैंने छोड़ दिया, उसने टीवी की सारी एड्स याद कर ली। शी स्टार्टेड बाय हार्टिंग टीवी एड्स। तो 2-3 महीने में हमें भी रियलाइज किया, अरे मतलब शी वांटेड टू लर्न समथिंग। व्हेन आई स्टॉप्ड गिविंग हर द करेक्ट बाइट, शी स्टार्टेड लर्निंग व्हाटएवर केम टू हर। सो गिव अ करेक्ट बाइट टू द चाइल्ड। जितना आप उसको बाय हार्ट करवा सकते हो चीजें, वो कभी नहीं भूलेगा और उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स, एकेडमिक नॉन एकेडमिक। तो बाय हार्टिंग, डेवलपिंग मोटर कंट्रोल, देन मेमोराइजेशन। फिर ये एक गेम है कि कैसे आप बच्चे की प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव कर सकते हो। 5 टाइप के आपके प्रोनाउंसिएशन होते हैं जो आपके गले से निकलते हैं, उनको कहते हैं कंठ्य। हमारी जो 12 खड़ी है, हमारी जो अल्फाबेट है देवनागरी की, कक्का की, तो पहली जो लाइन है क ख ग घ ङ वाली, वो कंठ्य है, वो आपके गले से निकलते हैं। क का की कु के कई को कौ कम कहा। ये बुलवाना है बच्चे से, ताकि वो बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर बोले। दिस इज गोइंग टू हेल्प देम इन गुड ओरेटोरिकल स्किल्स एज दे गो अहेड। प्रोनाउंसिएशन क्लैरिटी, हमारी लता दीदी कहती थी कि गाना जब मैं गाती हूँ तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये कैसे डेवलप करेंगे आप बच्चे की बकल कैविटी को, ओरल कैविटी को। फिर दूसरा जो सेट है वो मूर्धनी है, च। देखिए आप कैसे मूव करते हैं, च। आप कहीं टंग यूज करें, आप कहीं ओरल कैविटी यूज करें, इस पूरी लाइन के लिए च च ज झ यो, इसको कहते हैं मूर्धनी। तो चच्चा चिच्ची चुच्चू चे चई चो चौ चम चहा। फिर तीसरा है, आप तालू को, आपके अपर पैलेट को टच करें, ट ठ ड ढ ण। और जो लास्ट है क ख ग घ ङ, उसके लिए उसको कहते हैं अनुनासिक। उसके लिए आप अपनी नोज का इस्तेमाल कर रहे हैं, च छ ज झ य, अगेन य के लिए, ट ठ ड ढ न। तो न के लिए आप अपनी अपर पैलेट और नोज का कुछ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। तो टट टा टिक टी टू टू टे टई टो टौ टम टहा। फिर दंत्य, आप आपकी जो जिह्वा है, आपकी जो टंग है, उसको दांत पे मार रहे हैं, यू आर हिटिंग योर टंग ऑन द इनर साइड ऑफ योर टीथ। तत्ता टी टू टू ते तई तो तौ तम तहा। और जो लास्ट है वो ओष्ठ है, आप अपने लिप्स का यूज कर रहे हैं, पप्पा पिप्पी पुप्पू पे पई पो पौ पम पहा, प फ ब भ म। तो क ख ग घ ङ कंठ के है, च छ ज झ य मूर्धनी यानी कि ओरल कैविटी के है, ट ठ ड ढ ण तालव्य यानी कि अपर पैलेट के, त थ द ध न दंत्य यानी कि दांत पे आप अपनी जीभ को हिट कर रहे हैं, और ओष्ठ प फ ब भ म। ये जो 5 है, ये आपके 5 टाइप के प्रोनाउंसिएशंस को डेवलप करें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, आप बच्चे से बुलवाओ, आप बोलो, बड़े भी बोलेंगे तो उनकी भी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाएगी। और फिर आप कंबाइंड कह सकते हो कि एक अक्षर देना है, क्र दिया है तो क्र की 12 कड़ी चलानी, क्र क्रा क्रिक क्री क्रुक क्रू क्रिक क्रई क्रो क्रऊ क्रम क्रा। देखिए किस तरह से आपका गला और आपकी सारी ओरल कैविटी यूज होती है, इसमें बच्चे को बहुत क्लैरिटी आती है। ये एक ओरल एक्सरसाइज है, इसमें प्रोनाउंसिएशन क्लैरिटी है, इसमें ब्रेन के एसोसिएशंस बढ़ रहे हैं, और इसमें बच्चे को एक बोलने की एक जो कंटेंट एक बात है और डिलीवरी एक बात है, कि बोलना मतलब कंटेंट क्या बोलना है, इसका एक विजडम होना चाहिए। और अगर
दिमाग में बहुत अच्छी चीज है पर डिलीवर नहीं कर पाता बच्चा, उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं तो उसकी छाप अच्छी नहीं पड़ने वाली। He is not going to be impressive if he is not able to pronounce it clearly। और ये पहले 5 सालों में आप खेल ही सकते हो बच्चे के साथ, और इसका संबंध उसके एकेडमिक ओरिएंटेशन से 100% है, 100% है। 100% good pronunciation will lead to good academic orientation। These are a few tongue twisters. You will find several of them. I'm just adding 2-3 over here with the meaning। ये वाली जो है इसमें 3 सिर्फ वर्ड्स यूज हो गए हैं, द, व, न। देवानां नंदनो देवो नोदनो वेदनिन्दिनां दिवं दुदावनादेन दाने दानवनन्दिनः। टंग ट्विस्टर है, फन है, कल्चरल हेरिटेज है, और इसका मीनिंग है द, व, न। 3 लेटर्स यूज करके एक श्लोक बना है। फिर ये 2 लेटर्स यूज करके एक श्लोक बना है। भूरि भीर भारी भीर भीरा भूभारेर भीरे भीरे भेरी रे भी भीरभ्रा भैर भीरू भीरि भैरि भाहा। सिर्फ 2 लेटर्स यूज हो गए हैं, इसकी मीनिंग नीचे दी हुई। और ये जो है इसमें सिर्फ एक लेटर यूज करके एक श्लोक बना है, उसका मीनिंग है। देखिए, वी हैव अ वेरी रिच कल्चर। So this is a blend of introducing the child to our cultural richness, getting his oratorical skills developed, giving him memorization and having a lot of fun। पहले 5 सालों में गहरी दोस्ती बनानी है बच्चे से, क्योंकि 5 साल के बाद उसके स्कूल शुरू होगी, आपका कॉन्टैक्ट टाइम कम हो जाता है। पहले 5 सालों में आप ऑलमोस्ट 24 आवर्स यू आर विद द चाइल्ड अनलेस यू आर नॉट वर्किंग। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम, और मैं तो सजेस्ट करती हूँ जो मम्मीज और डैडीज बच्चे के पहले 5 सालों में थोड़ा सा अपना काम डाउन साइज करके, आप देखते हैं कितने प्रोफेशनल्स हैं जो 3 से 5 साल तक दे टेक अ सबैटिकल और दे स्लो डाउन देयर वर्क बिकॉज दे वांट टू बी विद द चाइल्ड। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इयर्स ऑफ द चाइल्ड। ये श्लोक है, ननो न नुन्नो नुन्ने नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो न नुन्ने नो नाने ना नुन्न नुन्न नुन् दाद दो दुद्द दुद्दादि दाद दो दूद दी ददोः दुद्दादम दद दे दूदे दादा दद ददो ददाहा। कितना मजा आ रहा है बोलने में, आप भी बोलिए, बच्चे से बुलवाइए, बहुत हंसी है। बहुत टाइम लगेगा, ये आते आते मिस्टेक्स हो जाएंगे, कितना मजा आएगा। और इसके मीनिंग्स ऐसे ही नहीं कुछ बोल रहे हैं। तो द इंटेंशन इज टू बिल्ड द बॉन्ड। फिर बेड टाइम स्टोरीज इज द बेस्ट वे टू डेवलप माइंडफुल लिसनिंग इन द चाइल्ड। आप जो स्टोरी बोल रहे हैं बड़े ध्यान से बच्चा सुन रहा है, आपकी आंखों में आंखें डाल के सुन रहा है। फिर दूसरे दिन वो स्टोरी बोल सकेगा, याद रहेगा। कितना याद रह रहा है उसको, कितना नहीं रह रहा है। माइंडफुल लिसनिंग, रिटेंशन, आपने स्टोरी बोल दी, कितने बार बोलनी पड़ी, फिर उसको याद रह रहा है। फिर वो कितने अच्छे से वो स्टोरी रेप्लिकेट कर रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे आपकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, ठीक उसी तरह बोल रहे, एग्जैक्टली रिप्रोड्यूसिंग व्हाट यू आर सेइंग। ड्रामेटाइजेशन, एक्शंस करके बोल रहे हैं। राम रावण की स्टोरी है तो ये बाण वाली एक्शन, फिर वो मारा मारी वाली एक्शन, या और कोई स्टोरी है तो उसमें जो भी एक्शंस है कितना ड्रामेटाइज कर रहा है, कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। खुश होता है जब आप बोलते हो कि स्टोरी बोलो, तो एकदम स्टेज पे एंट्री जैसे आके ही इज टेलिंग द स्टोरी। और इनोवेशन, अगर आप एक स्टोरी को आधे में छोड़ दो, देर आर लर्निंग इन द लर्निंग pyramid। When we talk about the technicalities of education, there is a Bloom's pyramid which we talk about very often, in which innovation becomes the topmost step of the ladder। Knowledge is the first step and innovation कि बच्चा अपना कुछ जोड़ रहा है उस स्टोरी में। तो आप उसको आधी स्टोरी बोल दो और फिर पूछो, अब बोलो इसके आगे क्या हो सकता है। See what he is imagining, what is innovating, play game, develop these qualities in the child। अभी स्टोरी याद रख रहा है, बाद में जाके थ्योरम्स याद रखेगा when he grows up with the same
development of the brain that you have got done in his brain when he is 5 years old to retain a story, to reproduce a story, he is going to use the same skills for his academics. So bedtime stories are the best way of bonding कि आप बेड में उसके साथ यू आर कडल्ड विद अ ब्लैंकेट इन द बेड और मस्त आप दोनों एंजॉय कर रहे हो, यू आर हगिंग हिम, यू आर गिविंग हिम अ लॉट ऑफ लव. फिजिकल टच गिव्स अ लॉट ऑफ रियश्योरेंस टू द चाइल्ड. तो आपके बच्चे को ज्यादा से ज्यादा फिजिकल टच दे दीजिए. कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बिल्कुल नहीं, क्या चल रहा है, पैम्परिंग. नो, पैम्पर योर चाइल्ड. उसको जितनी बार हक करो, किस करो, उसके माथे से हाथ घुमाओ, उसको पास में ले लो, उसको गोद में बिठाओ. That physical touch is the best way to give reassurance. फिर स्टोरीज बोलो, गाने बोलो, कुछ अच्छा बोलो, कुछ समझाओ. अगर आपको ऐसे लगे भी कि ये उसको क्या समझने वाला है, आपकी प्रॉब्लम्स है कुछ ऑफिस में, किसी दिन आपका मूड अच्छा नहीं है, तो बजाय दैट अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, चिल्लाने से ज्यादा उसको बोल सकते कि बच्चा आज ना मेरे ऑफिस में कोई प्रॉब्लम होगी. ही मे नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज, but he will understand that you are not in your normal mood and he will caress you. आपके पेट को समझ में आता है, जिनके घर में पेट्स है, डॉग्स है, वो कहते हैं कि अगर मेरा मूड अच्छा नहीं तो माय डॉग कैचेस इट. अगर आपका डॉग कैच कर सकता है तो आपका बच्चा नहीं कैच कर सकता. So have a very soft bond and a very open bond. Tell him your problem. He is not going to understand, but he will understand that there's some problem. And my mom needs some time. My mom needs some hug kiss. Okay, fine. तो बोलो उसके साथ. डोंट फील कि ये उसको क्या समझ में आने. दे अंडरस्टैंड, दे डू अंडरस्टैंड. इवन अ 6 month old child अंडरस्टैंड्स. अब ये और बात है कि आप और क्या क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हो. जैसे हमने ये वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए. टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ academic growth are understanding of language and understanding of numbers. तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज के लिए हमने स्टोरीज, फिर मेमोराइजेशन, फिर प्रोनाउंसिएशन गेम्स. वैसे नंबर्स के साथ भी आप गेम्स कर सकते हो. हमारे पुराने जमाने में माय मदर एंड ऑल दे से दैट उनको ये टेबल्स होती थी. 1/4 का, 1/4 का, फिर हाफ का, फिर 3/4 का, पाव की, निमकी, पाऊंड की, दीड की, सव्वा की, अडीच की आणि आउट की. 1 and 1/4 का टेबल. सव्वा एके सव्वा, सव्वा दुने अडीच, सव्वा तीन, सव्वा त्रिक पावणे चार. सो दे न्यू द टेबल्स ऑफ 1.25, 2.5, 3.5. तो उनका ओरल हिसाब और ये सारा बैठ के बोलना है बाय हार्ट. तो यह आप एक गेम की तरह, आजकल नहीं होता स्कूल्स में. we don't teach him the table of Pauki and Nimki. You can get it done from your child and he will be a master calculator when he goes to school. He knows how to grow in the table of 0.25, 0.5, 0.75. See where his math speed will go. तो ये बुलवाओ उनसे. 1 पाव, पाव, 2 पाव, अर्धा, 3 पाव. मराठी में बोलो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो. तो ये गेम हो गया और बच्चे नंबर्स के साथ इंट्रोड्यूस हो गए. साथ साथ उनको आप बता भी सकते हो पाव मतलब क्या है, व्हाट इज 1/4. सो वी कैन इंट्रोड्यूस देम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन. कि एक रोटी है, हमने उसके 2 हिस्से किए तो वो हो गया आधा. हमने उसके 4 हिस्से किए तो वो हो गया 1/4. हमने उसके 3 हिस्से किए तो वो हो गया 1/3. तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन कैन बी बेस्ट गिवन विद अवर डे टू डे मॉडल. फिर वर्टिकल टेबल्स है, बाय हार्ट करवा ही सकते हो आप उनसे. mindlessly let them by heart right now. They will use it later. 2 ones are 2, 2 twos are. These are vertical tables. And there are horizontal tables. कि हम 2 का टेबल वर्टिकली कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं. 2 ones are 2 twos are 2 threes are 2 fours are. और 1 twos are 2 twos are 3 twos are 4 twos are. तो आड़े में टेबल कर रहे हैं और खड़े में कर रहे हैं. दोनों के अपने अपने मायने हैं. जितना कर सको करिए. फिर उसको पिक्चर्स के साथ जोड़ दीजिए.
कि 1 2 जा 2, तो ये मैंने गमला निकाल दिया है। 2 2 जा 4, ये 4 हिस्से हो गए। 3 2 जा 6, ये 6 हिस्से हो गए, ये 8 हो गए। फिर ये 10, तो काउंटिंग आ गई, टेबल्स आ गए, फ्रैक्शंस आ गए, बाय हार्टिंग हो गई, और बहुत ज्यादा फन। अब ये स्टार आपने निकाला, फिर उनसे स्टार निकलवाइए, ask them to draw the sun with 8 petals, ask them to color these 6, then count 6, then connect it with 3 twos are, then these are 18 dots, count it, फिर ये 10 twos are 20, ये 5 वाले 4 हो गए, तो एडिशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन। So many things you can teach them without actually giving them the names. जितना आप एंजॉय करोगे ना बच्चे के साथ, जितना टाइम स्पेंड करोगे, उतना वो हैप्पीली सीखेगा। पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स बिकॉज दे नो व्हेन टू गिव। स्कूल में बच्चे का पढ़ने का मूड है नहीं है, मैथ्स की क्लास आ गई तो उसको मैथ्स पढ़ना ही पड़ता है, नॉट नेसेसरी इज इन अ मूड टू लर्न मैथ्स एट दैट टाइम। इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश पढ़ना है, स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल जाना है। वी डोंट थिंक अबाउट हिज मूड्स, हिज करेक्ट टाइम्स टू लर्न, बट एट होम वी नो व्हाट इज द करेक्ट टाइम। बच्चा अच्छे मूड में है तो उसको एक छोटा सा मैथ्स का बाइट दे दे, एक छोटा सा लैंग्वेज का बाइट दे दे। तो if parents are prepared in their mind na, very happily when the child is eating food or you are doing some work cooking, बच्चा बैठा है साथ साथ आप उसको कुछ बोल रहे हो, उसको ये लग भी नहीं रहा है कि वो पढ़ रहा है। फिर और एक बात हो सकती है इस उम्र में, वो है हैंडराइटिंग डेवलपमेंट। ये नॉर्मली तो हो ही जाता है, स्कूल्स में उनके वर्कबुक्स होते हैं जहाँ पे वो ABCD पूरा लिखते हैं, तो हैंडराइटिंग डेवलप हो जाती है इसमें। और मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स है ना, फ्रॉम योर हैंडराइटिंग दे टेल योर पर्सनालिटी टाइप, कि जिनकी हैंडराइटिंग बहुत एकदम सीधी सुंदर है, उनकी पर्सनालिटी इज वेरी क्लियर, पॉजिटिव। तो हैंडराइटिंग इज अ मिरर ऑफ पर्सनालिटी। कैन वी मेक इट अ मेकर ऑफ पर्सनालिटी? अगर आप पहले से बच्चे की हैंडराइटिंग पे फोकस करो, तो वाया हैंडराइटिंग will he be able to develop some neural connections by which he will have a good personality? उल्टा सोच रही हूँ मैं, कि आपके हैंडराइटिंग के देखकर आपकी पर्सनालिटी जज करने से आपकी हैंडराइटिंग को यूज करना है आपकी पर्सनालिटी बनाने में। दिस इज अ वेरी नोवेल थॉट, बट प्लीज गिव इट अ थॉट। ट्यून योर हैंडराइटिंग, और उसमें आपकी जो मोटर डेवलपमेंट्स होती है, वो आपकी पर्सनालिटी को मेक करने वाली जो न्यूरल कनेक्शंस है उनको मोल्ड करेगी। तो यूज इट एज अ रिवर्स टूल। Instead of let your handwriting be as it is and then let the handwriting experts determine your personality looking at your handwriting, why not groom your handwriting and give your brain the order to be that person? This is a very novel thought and this can be done in the first 5 years. क्योंकि बाद में बच्चे को इतनी पढ़ाई होती है, हैंडराइटिंग पे फोकस देने को टाइम नहीं रहता। इन फर्स्ट 5 years अच्छे से हैंडराइटिंग कराइए, उसमें उनकी फाइन मोटर डेवलपमेंट भी होती है। दिस इज वन वे ऑफ डेवलपिंग देयर फाइन मोटर्स एंड दिस इज वन वे ऑफ मेकिंग देयर पर्सनालिटी गुड एंड बेस्ट। तो ये एक चीज है जो आप पहले 5 साल में कर ही सकते हो। डेवलपिंग मोटर स्किल, मेमोराइजेशन, फिर oral games, फिर fun with numbers, developing the handwriting, और ये एक और बहुत ही जरूरी चीज या वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मल्टीलिंगुअल ग्रूमिंग। अगर आप देखते हो कि एक आध घर में मम्मी डैडी दे आर मैरिड, उनकी क्रॉस क्या कहे कि इंटरकास्ट मैरिज है या इंटरकल्चरल मैरिज है, या मम्मी इज हिंदी एंड डैडी इज साउथ इंडियन, तो बच्चे दोनों लैंग्वेज बड़ी आसानी से बोलते, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते। इट इज अ मिथ कि हम बच्चे को कंफ्यूज, बिल्कुल नहीं।
बच्चा एक से ज्यादा लैंग्वेजेस, जितनी छोटी उम्र है उतनी जल्दी वो सब लैंग्वेजेस कैप्चर करते हैं एंड दे डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो आपको क्या करना है, आप एबीसीडी वाला चार्ट तो पक्का लाओगे उसके लिए, बिकॉज यू वांट योर चाइल्ड टू नो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। उसके साथ में आपको एक वर्नाक्युलर चार्ट भी रखना है। अगर मराठी हिंदी है तो वो, इफ यू आर साउथ इंडियन, कीप योर साउथ इंडियन लेटर चार्ट एंड मैच द ए विद अ। क्या करना है, ए को अ के साथ मैच करना। तो यू से ए फॉर एप्पल and then you will say ananas. So match this A with ananas. फिर B for bat है, उसको आप ब से मैच कर सकते हो। ब कहाँ पे है, ये ब बत्का से। तो इस तरह से आप उनको मल्टीलिंगुअल, तो बच्चा साथ में ए और ओ आइडेंटिफाई करना सीखेगा, मराठी और इंग्लिश और एनी मोर देन वन लैंग्वेजेस। इफ यू कैन डू दिस, then he will have an excellent grip of language. This is my own experience. I have experienced this and this is a proven technique. कि आप टी कर रहे हो तो उसके साथ में आप ट भी कर सकते हो और ट भी कर सकते हो। फिर टी के साथ ट वाले भी आप थिंग्स जोड़ दो और ट वाले भी जोड़ दो। एन है तो उसके साथ आप न कर सकते हो या न भी कर सकते हो। न हमारी मराठी में है, हिंदी में है नहीं, न है। एम है तो उसके साथ आप म कर सकते हो। तो ये जोड़ना है दो लैंग्वेजेस को, और बच्चे इसको बहुत effectively कर लेते हैं। So this is the one of the best things you can do in the first 5 years of the child, and this will 100% give them a great academic orientation. They will be able to do multitasking also with this, with these germs, with these seeds sown in their conscience in the young age. मल्टीलिंगुअल सॉन्ग, सेम सॉन्ग आप इंग्लिश में और मराठी में बोल सकते हो। ये पुसी कैट वेयर हैव यू बीन, सिमिलर लाइन टू दैट इज मनुताई मनुताई गेला होता कुठे, I've been to London to see the Queen. राजाच्या महालात राणी होती तिथे. पुसी कॅट what did you there? मनुताई मनुताई तिथे काय केलं? I frightened the little mouse under the chair. उंदीर मामाला हाकलून दिलं. एक्शन सॉन्ग है, इंग्लिश में बोलो, मराठी में बोलो, उनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पुसी कैट मतलब मनुताई। राजाचा महाल म्हणजे राणी म्हणजे क्वीन, हे त्यांना सांगावं नाही लागणार, कहना नहीं पड़ेगा। चेयर मतलब कुर्सी, लिटिल माउस मतलब उंदीर मामा, ये कहना नहीं पड़ेगा। दे विल मैच एंड दे विल नो द वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम टू लैंग्वेजेस। So these are the best ways to introduce फिर multilingual exposures. Tell the same story in two languages. Take any simple story, उसको आप इंग्लिश में कहो, फिर वही स्टोरी आप मराठी में कहो। तो अपने आप बच्चे को समझ में आता है कि इंग्लिश वर्ड्स कौन से थे, मराठी वर्ड्स या आपकी जो भी मदर टंग है वो वर्ड्स कौन से थे, एंड ही विल हैव दैट ब्रिज इन हिज माइंड कि इसको ये कहते हैं, फिर इसको ये कहते हैं। एक्शंस करो उसके साथ में, फिर एक्शन के साथ उसको पता है कि डोर क्या है, दरवाजा क्या है। तो डोर, दरवाजा खुल गया, द डोर ओपन्ड। And this is a very casual talk. This is the time, this is the me time of the child and parent. So he is completely connected with you. He's so happy that mama is with me right now. So he will understand and grasp the best. तो दो लैंग्वेजेस में। फिर जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है, पढ़ना सीख जाता है, तो न्यूज़पेपर्स या न्यूज ऑन टीवी इन मल्टीलिंगुअल, वही न्यूज़पेपर की जो न्यूज है वो उसे इंग्लिश में पढ़वाइए, फिर उसे मराठी में या हिंदी में। फॉर अस ऑल्सो, इफ वी विश टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, द बेस्ट इज टू बाय न्यूज़पेपर्स इन द लैंग्वेज यू नो एंड द लैंग्वेज यू विश टू लर्न।
When you read the same news from both the papers, you come to know the parallel expression, क्योंकि उस न्यूज का मतलब तो वही है, तो वो इंग्लिश में कैसे हुई, वर्नाक में कैसे हुई. So these are the best ways to give them multilingual exposures, and these are the best ways to make your child more and more versatile, outgoing, expressive. और ये बड़ी आसानी से उनके छोटी उम्र में हो सकता है. जैसे हम देख रहे हैं विद चेंजिंग टाइम्स, what is going to matter the most is their creativity. We are towards the end of the workshop. What is going to matter the most is their creativity. कितना बच्चा इंडिपेंडेंटली सोचता है, ना कि वो कितना कॉपी करता है, ना कि वो कितना सिर्फ रिटेन करता है. मेमोराइजेशन, एज आई सेड, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, बट इन द कमिंग टाइम्स आवर मशीन्स हैव टेकन ओवर दैट. तो उनके सक्सेस में, उनके एकेडमिक ओरिएंटेशन में मेमोराइजेशन का बहुत ज्यादा काम नहीं है. मेमोराइजेशन रखना है आपका ब्रेन फंक्शन एक्सटिंक्ट ना होने देने के लिए, लेकिन उनको सक्सेस के लिए इनोवेटिवनेस, क्रिएटिविटी चाहिए. हैंड्स ऑन कितना काम कर सकते हैं, कितना नया सीख सकते हैं बच्चे, कितना अप्लाई कर सकते हैं जो सीखा है, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखा है, how much they're able to apply is going to matter a lot in the coming times, is what experts see. If really your child is in the age group of 0 to 5, by the time he comes in mainstream, actually 20 to 25 years, and we just don't know how times are going to change in these 20, 25 years, how the learning pattern is going to be. But these are said to be the required skills for success in academics. Independent thinking. किसी के कहे बगैर कितना सोच सकता है, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं. टोटल अगर हम कहें कि एजुकेशन स्किल प्लस विल, सीखने की इच्छा और जो चाहिए, जैसे चाहिए वैसे सिखाने की कला जो देने की जरूरत है, ये 0 to 5 में it is very important that the child is secured, he gets quality time from the parents, we develop his observation and we observe him very carefully, उसको मेमोराइजेशन करवाए, उसको बेसिक लैंग्वेज और मैथ्स दे, और उसकी मोटर स्किल्स अगर हम डेवलप करें, अगर ये सारी चीजें हम पहले 5 सालों में कर पाते हैं, तो वी आर गिविंग अ वेरी गुड बेस टू द चाइल्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. We are giving him the required security, emotional security, which is going to raise his emotional quotient, and we are giving him the necessary academic base. So this will be what you need to do in the first 5 years and have a lot of fun, because these moments are never going to come back in your life. हर मोमेंट जिंदगी का एक एक बार आता है, उसे भर भर के जीना है. तो बहुत ज्यादा एंजॉय करिए छोटी छोटी मोमेंट्स. फिर एक डिश में आप भले दाल चावल खा रहे हो, या किसी नुक्कड़ पे आप उसको ले जाके एक लॉलीपॉप दिलवा रहे हो, क्या करे उसका, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. कि आप बच्चे को जो खिलौना ला के देते हो या घर में भी कोई खिलौना बनाते हो, ही इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट टॉय. कि आपने एक उल्टा आप 1-2 हजार के खिलौने ला दोगे और फिर उसको इतना संभाल के रखोगे, क्या फायदा है. मेहमानों को दिखाने के लिए थोड़े ना खिलौने लाए. अगर 5 रुपए की बॉल भी है लेकिन बच्चा बहुत एंजॉय करे, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द टॉय. उसको उसकी पैसे की कीमत पता नहीं, वो उसको कैसे कितना अच्छा खेल सकता है. तो खेलिए, बहुत एंजॉय कीजिए और बहुत बहुत मजे कीजिए अपने बच्चे के साथ पहले 5 साल. दिस इज फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. Thank you for attending the session. I will share it on YouTube. Any questions? थँक्यू सो मच मॅम. खूप खूप चांगलं झालं लेक्चर. हो, खूप आवडलं. हो. येतं येत. मॅम हा, मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. आता हा, माझी मुलगी आहे तर ती म्हणजे 0 ते 5 या गटामध्ये नाहीये, मोठी आहे. हो,
हो. आता ती 6वी मध्ये आहे. बरं. पण मी म्हणजे तुम्ही जे सांगताय ना, तर त्या हो. बऱ्याचशा गोष्टी मी फॉलो केलेत. व्हेरी गुड. पण आता सध्या असं होतंय की तिनं ती ना एखादी गोष्ट मी जर सांगते तर ती ऐकायला तयार होत नाही. हं. म्हणजे ती थोडी मोठी झाली, हार्मोन चेंजेस बरोबर. हो. आणि एक दुसरी गोष्ट मला एक अशी जाणवते की अं, बऱ्याचशा गोष्टी ज्या खूप कडक रूल आहेत शाळेमध्ये, तर हं. ते अगदी घड्याळाच्या काट्याप्रमाणे ती फॉलो करते. म्हणजे भले हं. ती आजारी पडली किंवा हेल्थ काही इश्यू असेल तर नाही, म्हणजे तिच्या शरीराकडे ती दुर्लक्ष करेल, पण ते हं. कठोर सगळं असं फॉलो करणार. बरं. बरं. मला हो. म्हणजे असं सतत हे वाटतं की हो. स्वतःची काळजी घे. मग काळजी घ्यायला. याच्यासाठी मला काय करता येईल की तिला समजावून सांगण्यासाठी? हो. आपण एकदा एक कॉन्फरन्स कॉल करूया तिघींचा. तुम्ही तिन्ही वर्कशॉप्स अटेंड करा आणि त्यानंतर आपण एक कॉन्फरन्स कॉल करूया. मग तिथे मला बोलता येईल तिच्याशी. म्यूट झालाय तुम्ही. हो, खूप छान झालं लेक्चर हां. आणि आवडलं. या. थँक्यू. ओके. थँक यू. एंड करते मीटिंग. तिन्ही ओके, वर्कशॉप्स बाय अटेंड बाय. केल्यानंतर वी कॅन हॅव अ कॉन्फरन्स. या. ओके, बाय. ओके.